सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम हजारों बार बचपन से सुनते आ रहे हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल बच्चों, ठीक है। लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा ऐसे गोला होता है, कोई भी इसका बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। यही डिफाइनिंग फीचर है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स का। यहाँ पर खुले ट्रू मतलब असली, एकदम असली न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है। असली न्यूक्लियर सिस्टम आखिरकार मुझे प्रोवाइड क्या कर रहा है? तो ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि प्लास्टिड्स क्या है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ दूसरी सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल। नीट के 2018, 19, 20 लगातार 3 साल आपके नीट के पेपर में आया था, ठीक है। तो अगर हम बात, सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम हजारों बार बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से हमें बायोलॉजी का पता लगा है, बट क्या हमें इसका सही मीनिंग पता है? तो ये सब देखने के लिए हम आज का जो सेशन है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बहुत क्विकली देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनिषा शेखावत एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल नीट मार्वल्स। सो गाइस, आज का सेशन फटाफट से शुरू करते हैं, बहुत ही ज्यादा क्विकली प्यारे प्यारे नोट्स के साथ हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ समझने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज, दिस ब्रांड न्यू सीरीज बाउंस बैक, जिसमें हम आपकी 11th के बैकलॉग्स क्लियर कराएंगे बहुत ही ज्यादा क्विकली, ठीक है। तो वन शॉट सीरीज होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा सबसे बेसिक बायोलॉजिकल लेक्चर है सेल बायोलॉजी। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हमारा पहला सेल बायो का चैप्टर हम फटाफट से देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेल। तो सेल जैसे हमें बहुत बार बताया गया है, इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको हम ब्रेक डाउन करें एक एक करके। तो जैसे हमारा घर बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से बनता है, उसी तरीके से हमारा पूरा बॉडी, हमारा टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके टिश्यूज किससे बनेंगे? छोटे छोटे सेल्स से बनेंगे। तो अगर मैं कहना चाहूं कि ब्रिक पूरा घर बना रही है, तो वो बेसिक यूनिट हुआ। उसी तरीके से अगर सेल पूरा बॉडी बना रही है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ। तो यहाँ पे हमें मतलब समझ में आ गया कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें, तो बच्चों छोटे से छोटे फंक्शन जो हमारी बॉडी के होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस हो, वो सब कुछ एक सिंगल इंडिविजुअल सेल से ही होगा। एनर्जी का फॉर्मेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, वो सब कुछ कहाँ होता है? सारे मेटाबॉलिक साइकिल्स वो सेल के अंदर ही होते हैं। तो यहां से हमें मीनिंग समझ में आ गया कि फंक्शनल यूनिट हो गई। अब फंडामेंटल का क्या मीनिंग है? फंडामेंटल का मीनिंग ये है बच्चों कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? उसके अंदर सेल होना चाहिए। फंडामेंट ऑफ लाइफ क्या हो गया? सेल हो गया। तो अगर हमें लाइफ डिफाइन करना होगा, अगर हमें लाइफ डिस्क्राइब करना हो, तो हम सेल का मेंशन जरूर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पहला व्हाट इज सेल पूरा कंफर्म कर लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हमें पता है किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल हो सकता है और किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल हो सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिंगल एक इंडिविजुअल सेल होगा, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे बच्चों। तो एक ही सेल होगा। अब एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शन होंगे, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो। तो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी। स्ट्रक्चर भले ही बहुत ज्यादा सिंपल हो, बट मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। और यही लाइन हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जितना सिंपल स्ट्रक्चर होगा बैक्टीरिया का, उतना ही ज्यादा मेटाबॉलिकली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर वो शो करेगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर रहे हैं जस्ट एक सेल के बलबूते पे, ठीक। तो ये चीज अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लेट्स से लेस देन अ सेल है, मतलब एक सेल से भी कम है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो क्या हम उसे लिविंग कहेंगे? तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल से भी कम कुछ भी कंपोनेंट हो, तो वो हम इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए लिविंग नहीं कहला पाएंगे। उसका जो लिविंग होना वो इंश्योर्ड नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम आ गए हैं फर्स्ट
सॉलिड पार्ट पे हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के जो है कि सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी बनी कैसे, धीरे धीरे कैसे उसमें कंपोनेंट्स, कैसे कैसे उसमें हाइपोथेसिस, कैसे कैसे सब लाइंस ऐड हुई। तो बच्चों सबसे पहले चीजें स्टार्ट होती है 1838 से। तो 1838 में हमारे स्केल्टन ने क्या किया, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया, प्लांट सेल्स पे काम किया। प्लांट सेल्स पे जब काम किया तो उन्होंने बताया कि जो भी प्लांट्स हैं बच्चों वो डिफरेंट टाइप के सेल्स से बनते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि एक ऑर्गेनिज्म जो हमारा प्लांट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स से बना होगा। तो ये था हमारा पहला स्टेटमेंट जो एक जर्मन बॉटनिस्ट स्केल्टन की तरफ से आया। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड 1839 के अराउंड हमारे श्वान काम कर रहे थे, जो कि जोलॉजिस्ट हैं, तो वो काम कर रहे थे हमारे एनिमल सेल्स पे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एनिमल सेल्स पे स्टडी किया और बताया कि एक तो वो सेल से बने होंगे और एक थिन मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होगा। तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन वर्ड है उसका मेंशन नहीं हुआ था, बट यहाँ पर फाइंड कर लिया गया था कि सेल के बाहर एक मेम्ब्रेनस, बहुत थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का डिस्क्राइब कर दिया गया था, बट डिफाइन अभी तक जो टर्म है वो यहाँ तक नहीं आई थी। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो श्वान ने किया प्रपोज वो है एक हाइपोथेसिस। तो उन्होंने बोल दिया, यहाँ पर प्रूफ वगैरह भी कुछ नहीं हुआ था। अभी क्या हुआ बच्चों कि उन्होंने क्या बोला फर्दर कि जो बॉडीज है प्लांट और एनिमल की वो किससे बनी होंगी, वो सेल से बनी होंगी। तो सेल से हमारी प्लांट एंड एनिमल बॉडीज बनती हैं। तो ये भी श्वान ने अपने हाइपोथेसिस में बोल दिया था। अब ये पूरा धीरे धीरे एक तरफ से ऐड हो गया प्लांट सेल से बनी है, दूसरी तरफ से ऐड हो गया एनिमल सेल से बने हैं, और हमें पता चल गया एक थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग भी होता है बाहर। बट अभी भी ये अधूरा था क्योंकि हमें पता नहीं था कि सेल का ओरिजिन कहां से आ रहा है, सेल बन कैसे रही है, नई सेल्स कहां से आ रही हैं। तो बच्चों वो दिया फर्दर हमारे थर्ड साइंटिस्ट जो है रुडोल्फ वर्शो। तो इन्होंने अबाउट 1855 में सेल के ओरिजिन के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने बताया कि सेल्स जो है वो डिवाइड करती हैं, और जब वो सेल्स डिवाइड करेंगी तो नई सेल्स बनेंगी, सो न्यू सेल्स वुड बी फॉर्म्ड। तो उन्होंने सेल्स कहां से आ रही हैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, और ये था हमारा फाइनल स्टेटमेंट सेल थ्योरी के अंदर। इसी के साथ हमारी सेल थ्योरी अच्छे से पूरी हो गई। तो अगर हम सेल थ्योरी को एक बार सम अप करने की कोशिश करें तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि सेल थ्योरी पूरा समड अप यहाँ पर है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बनते हैं, सेल्स से बनते हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बनते हैं। उसके अलावा जो सेल्स हैं वो कहाँ से आती हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से डिवाइड होकर बनती है। तो ये जो दो पोस्टुलेट्स हो गए वो हो गए हमारे सेल थ्योरी के। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे साइंटिस्ट कॉर्नर पे। तो हमने सारे साइंटिस्ट को एक साथ लिख दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप यहाँ से क्विकली रिवाइज कर करके पूरे चैप्टर के साइंटिस्ट एट अ ग्लैंस देख पाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एंटन वॉन लेeuwenhoek से। तो उन्होंने, ये थे पहले इंसान जिन्होंने भी पहली बार लिविंग सेल देखा था। तो यहाँ पर हमारा लिविंग सेल आ गया था। उसके बाद आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस ढूंढा था। तो इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। उसके बाद क्या आता है बच्चे, उसके बाद आता है हमारे स्केल्टन जिन्होंने प्लांट सेल्स पे काम किया और बताया कि प्लांट सेल्स, जो हमारे प्लांट्स हैं वो सेल से बनते हैं। उसके बाद आए हैं श्वान जिन्होंने एनिमल सेल्स पे काम किया और सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी फाइंडिंग भी रिपोर्ट की। उसके बाद हमारे फाइनली आते हैं रुडोल्फ वर्शो जिन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो नीट में भी आ चुका है, नीट 2019 में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब जो पुरानी सेल्स हैं वही डिवाइड कर करके नई सेल्स बना रही हैं। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको पूरा और अच्छे से क्लियर हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम जो पूरा सेल होता है उसको एट अ ग्लैंस देखेंगे, दैट इज क्या क्या स्ट्रक्चरल होता है उसके अंदर, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उन स्ट्रक्चर्स के, डिफरेंट डिफरेंट कौन से पार्ट्स होते हैं उनको एक एक करके देखेंगे। तो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे आउटर कवरिंग जो होता है प्लांट सेल्स और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के सेल में भी, बट एनिमल सेल्स में नहीं होता है, जो कि है सेल वॉल। तो ये आउटर बाउंड्री होती है प्लांट सेल्स की, और अगर हम एग्जाम्पल लें तो अनियन सेल्स में प्रेजेंट होगा। तो अगर मॉडल सेल्स की बात करें तो मॉडल सेल्स लेना हो, जैसे मॉडल मतलब किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो अगर हमें
कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट कराना है प्लांट सेल में तो हम मॉडल सेल लेंगे अनियन सेल। तो यहाँ पर अनियन सेल में हमें क्या दिखता है, सेल वॉल देखने को मिलेगा अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। उसके बाद आ जाता है कि सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जो कि हम आगे स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। तो बाहर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होगा एनिमल सेल्स में, मतलब एनिमल सेल्स का सबसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और प्लांट सेल्स में आफ्टर सेल वॉल आएगा। एनिमल सेल्स में सेल वॉल की एब्सेंस की वजह से यही डीलिमिटिंग, मतलब जो सेल को डिफाइन करेगा, जो सेल को लिमिट करेगा, जो सेल की बाउंड्री सेट करेगा, वो ये सेल मेम्ब्रेन होगा। तो यहाँ पर अगर हम टाइप सेल की बात करें तो ह्यूमन चीक सेल्स लेते हैं, और ह्यूमन चीक सेल्स में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेजेंस। उसके बाद हम आ जाते हैं जो ब्रेन होता है, जैसे सीपीयू होता है हमारे कंप्यूटर में, हमारा ब्रेन होता है, वैसे सेल का जो सेंटर होता है, जो सेल्स के सारे फंक्शंस जहां से कंट्रोल होते हैं, वो होता है उसका सेंटर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में बच्चों क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम ही है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल है दो टाइप का हो सकता है, डीएनए या फिर आरएनए। मोस्टली ये डीएनए मिलेगा हमें जेनेटिक मटेरियल, और ये दो टाइप से प्रेजेंट हो सकता है। या तो ये होगा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड, डबल मेम्ब्रेन में, जो कि होगा मेम्ब्रेन बाउंड, और वो होगा यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट। ऑन द अदर हैंड ये खुले भी पड़ा हो सकता है साइटोप्लाज्म में, ऐसे ही विदाउट एनी आउटर मेम्ब्रेन, विदाउट एनी आउटर कवरिंग। तो वो कहलाएगा बच्चों which would lack the membrane, and ये कहलाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे हमें डिफाइनिंग फीचर भी मिल गया है बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक क्या होगा, एक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा जो कि होगा यूकैरियोटिक सेल, दूसरे में खुले में ऐसे ही नेकेड जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करें फर्दर, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा और जिसके अंदर न्यूक्लियस पड़ा होता है, वो होगा बच्चों हमारा साइटोप्लाज्म। तो एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसमें हम बोल रहे हैं। अब ये मेन एरिना है। एरिना मतलब जैसे हम जहाँ पे खेलते वगैरह हैं तो उसे एरिना बोलते हैं, कोई भी एक्टिविटी जहां पर हो रही है उसे एरिना बोलते हैं। तो जहां पे सारी एक्टिविटी सेल की हो रही है उसे बोलेंगे इस सेल का एरिना। तो मतलब इसकी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही होंगी, तो जितने भी फंक्शंस हैं वो यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे होंगे। तो ये मेन एरिना हो गया सेलुलर एक्टिविटी का, कौन, हमारा साइटोप्लाज्म, और इसी वजह से इसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे। अब मेजर सेल पोर्शन भी होता है ये, हाँ जी, मेजर सेल पोर्शन होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स का भी और यूकैरियोटिक सेल्स का भी। तो ये वाला पार्ट भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं फाइनल, जो कि है सेल ऑर्गेनेलीज। तो बहुत किसी भी ड्रामा में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग पार्ट प्ले करते हैं, उसी तरीके से एक सेल में ये सेल ऑर्गेनेलीज अलग अलग फंक्शन प्ले करते हैं। तो ये हो गए हमारे मेन कैरेक्टर्स। अब तो इन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये होंगे मेम्ब्रेन बाउंड। तो एक तो हो सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, जो कि अगेन प्रेजेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, मेम्ब्रेन लेस वाले ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे बस। तो मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो वो होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मतलब हमारा गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स, वो प्रेजेंट होंगे बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, जिसके बारे में हम फर्दर भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल का डिफाइनिंग फीचर हो जाता है, क्योंकि ये है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। और अनदर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होगा कि उनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में होंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब हम बात करेंगे सेल साइज कैसे कैसे हो सकता है और सेल शेप कैसे कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम सेल के साइज की बात करें तो कितनी वेरिएशन होगी, बहुत ज्यादा वेरिएशन प्रेजेंट हो सकती है सेल के साइज में। तो हाई वेरिएशन हो गई। अगर हम एग्जांपल्स लें हाई वेरिएशन के तो हम माइकोप्लाज्मा, जो कि हमारा पीपीएलओ एग्जांपल है, उससे स्टार्ट करते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल है, जो कि है 0.3 माइक्रोमीटर का। ओके,
तो इसके बाद अगर हम बैक्टीरियल सेल, जो एक एवरेज बैक्टीरियल सेल होता है, उसके जो साइज की बात करें तो 3 से 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। और ये हमारे नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया था। तो आपको ये सारे के सारे साइजेस हर एक सेल के अच्छे से याद होने चाहिए, ये कहीं पे भी चूक नहीं होनी चाहिए इसमें। मूविंग ऑन, अब हम बड़ी सेल्स की बात कर लेते हैं। हमने छोटी छोटी सेल्स की बात कर ली है, तो हम आ जाते हैं सबसे बड़े सेल पे, सबसे बड़े इंडिविजुअल आइसोलेटेड सेल पे, जो कि है एक ऑस्ट्रिच का एग। तो यह लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल बच्चों, ठीक है। लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा, ऐसे गोला होता है। अगर हम ह्यूमन आरबीसीज की बात करें, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, वो होंगी अबाउट 7 माइक्रोमीटर की। अगर ह्यूमन बॉडी में हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो है हमारी नर्व सेल्स, जो हमारी नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट कराती हैं। तो ये हो गई बात, जो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इतने बड़े से बहुत ही टाइनी टाइनी माइक्रोस्कोपिक सेल्स भी होती हैं। तो इतना ज्यादा वेरिएशन हमारी सेल के साइजेस में हो सकता है। ओके, अब मूविंग ऑन टू शेप, अब साइजेस अलग अलग हो गए, तो उसी तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के शेप्स भी प्रेजेंट होंगे। अगर हम शेप्स डिस्कस करें तो एक एनसीईआरटी में जो सॉलिड सा लाइन लिखा हुआ है, अगर हम एक एक करके जो डिफरेंट सेल्स हैं, जिस शेप्स हैं जिसके बेसिस पे हमने सेल्स को डिवाइड किया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर एक ओवरव्यू ले तो बच्चों पॉलीगोनल हो सकता है, मतलब ऐसे 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 ऐसे। ओके, उसके अलावा क्या हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, मतलब कि ऐसे। उसके अलावा थ्रेड लाइक हो सकता है, मतलब कि ऐसे एक धागे जैसा। अगर हम बात करें कॉलमनर, मतलब एक लंबा सा ऐसा। उसके अलावा क्यूबॉइड, मतलब एक क्यूब शेप का। उसके अलावा इरेगुलर, मतलब कोई उसकी डिस्टिंक्ट शेप नहीं है, किसी भी शेप का प्रेजेंट है। उसके अलावा बहुत सारे तरीके के फंक्शंस ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्ले करती है, और फंक्शन के बेसिस पे उनकी जो शेप है वो डिफाइन हो सकती है। मतलब किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर जो शेप है वो डिफाइन हो सकती है कि ये फंक्शन होगा तो ये सेल का शेप ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर हम दो टाइप की जो सॉलिड सेल्स, मॉडल सेल्स हम लेते हैं, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, उसको डिस्कस करें तो बच्चों डिफाइनिंग फीचर्स प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर सबसे बड़ा अगर आपको आ जाए विदाउट एनी लेबलिंग और आपको डिफरेंशिएट करना हो, तो फर्स्ट चीज आपका ध्यान जाना चाहिए इस वैक्यूल पे। तो सबसे बड़ा और सबसे मेजर स्पेस ले लेता है जो प्लांट सेल में, वो एक बड़ा सा सेंटर में प्लेस्ड अ वैक्यूल। तो यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल प्लेस्ड होगा और साइड में होगा हमारा न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस आ गया। अब अनदर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल होगा हमारा सेल वॉल। तो आउटर मोस्ट कवरिंग एक प्लांट सेल का होगा बच्चों एक सेल वॉल, वेयर एज एक एनिमल सेल का होगा जस्ट द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ही डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन किसका, एनिमल का। ओके, अब सेल मेम्ब्रेन आ जाता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्लांट सेल में। उसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तो होंगे ही, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, जहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस होगा, जहां पे मैन्युफैक्चर ऑफ फूड होगा, मैन्युफैक्चर यूनिट इस प्लांट की वो होगी, ठीक है। उसके अलावा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ जी। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो बड़ा सा ऑब्वियसली हमारा न्यूक्लियस, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स वगैरह वगैरह काफी कुछ प्रेजेंट होता है। अगर हम एक ब्रीफ टेबल की फॉर्म में देखें तो वो हम आगे चल के देख लेंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जैसे कि हमने एक ब्रीफ लिया कि प्रोकैरियोट सेल्स होती है और यूकैरियोट सेल्स होती है। प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे जेनेटिक जो क्रोमोसोम्स हैं, जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होगा। ऑन द अदर हैंड प्रोकैरियोट्स में ऐसे ही खुले में थोड़ा सा क्या पड़ा होता है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। अगर हम एक एक करके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स देखें प्रोकैरियोटिक सेल के, तो सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले होते हैं, वो है बच्चे बैक्टीरिया। हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब हमारा साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा जो कि पीपी है जो कि स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है कुछ ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें
कि साइज में क्या होंगे, स्मॉलर होंगे जनरली, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक सेल से बहुत सारे सेल, अगर हम ई कोलाई की बात करें तो बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसमें। क्यों? क्योंकि ई कोलाई की जो सेल है वो है एक प्रोकैरियोटिक सेल, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम अगर इनको क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो यहाँ पर हम कौन ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं बैक्टीरियाज, जो मोनेरा किंगडम में आते हैं हमारे। तो अगर शेप्स लें डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियल शेप जो हो सकती हैं, सबसे पहले एक बैसिलस जो एक रोड शेप्ड होगा। यहाँ पे हमारा बैसिलस क्या है, एक रोड शेप्ड स्ट्रक्चर है। ऑन द अदर हैंड वी हैव अ कोकस जो एक गोला सा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर एक कोकस भी हो सकता है, गोल गोल स्ट्रक्चर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोमा शेप्ड विब्रियो भी हमारे पास हो सकते हैं, और हमारा स्पाइरेलियम जो एक स्पाइरल स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें हम दोनों साइड कुछ फ्लैजेलास भी देख सकते हैं, जो कि क्या होगा, मोटिलिटी के लिए, लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के शेप्स, और इसी के बेसिस पे हमने सेल्स को क्लासिफाई भी किया है। कौन से सेल, हमारे मोनेरा बैक्टीरियल सेल्स, तो ये है हमारे बैक्टीरिया। अगर हम बात करें यहाँ पर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, कौन से, प्रोकैरियोटिक सेल का, तो एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट होते हैं बच्चों सबसे बाहर वाली कवरिंग से, जो कि है हमारी सेल वॉल। तो हाँ जी, बैक्टीरियल सेल्स में भी, प्रोकैरियोट्स में भी क्या हो सकती है, सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है। यहाँ पर हो गई हमारी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या आएगा, सेल वॉल के अंदर आएगा हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर आ गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे करके अंदर की तरफ मुड़ा हो सकता है, जिसे हम इनफोल्डिंग्स भी बोलते हैं। इसके काफी सारे फंक्शन है, जैसे रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, डिविजन वगैरह वगैरह। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं मीजोजोम्स। मीजोजोम्स क्या हो गया, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो 3 डिफरेंट शेप में प्रेजेंट हो सकती हैं। अगर ऐसे ट्यूब टाइप का प्रेजेंट हुआ तो वो कहलाएगा ट्यूबुलर, अगर ऐसे गोला गोला प्रेजेंट हुआ तो वो कहलाएगा वेसिकल, और अगर ऐसे वियर्ड सा शेप वाला हुआ तो वो कहलाएगा एक लेमेला। तो ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट मेसोसोम्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर ऐसे जेनेटिक मटेरियल खुलेआम पड़ा होगा, कोई भी इसका बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। यही डिफाइनिंग फीचर है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो यहाँ पर खुलेआम हमारा डीएनए पड़ा है। अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा स्पेशल स्ट्रक्चर है, जो कि है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हमारा जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, मतलब क्रोमोसोम के अलावा कुछ। इसको बच्चे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो यहाँ पर छोटा सा गोल गोल स्मॉल एंड सर्कुलर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये भी काफी सारे डिफाइनिंग फीचर्स, काफी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्रोकैरियोट्स में। उसके अलावा बच्चों इनमें क्या प्रेजेंट होगा, उनके अलावा राइबोसोम्स तो प्रेजेंट होंगे ही, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन्स बनाएंगे, तो राइबोसोम्स भी हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ जाता है, जो कि है ये फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसे ऐसे मूवमेंट करके ये बैक्टीरियल सेल की मूवमेंट कराएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक सा स्ट्रक्चर किसका, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स का। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आ जाता है, जो कि नीट 2019 से है, जो है अबाउट द डीएनए, दैट इज द क्रोमोसोम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमें पता है जैसे कि नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो इसके ऊपर आपका 2019 की नीट में क्वेश्चन आ गया था। अब अगर हम बात करें राइबोसोम्स की एंड इंक्लूजन बॉडीज, मतलब कुछ बॉडीज प्रेजेंट होती है जो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम राइबोसोम्स से बच्चों। तो राइबोसोम्स हम यहाँ पर दोनों टाइप के पढ़ लेंगे, दैट इज हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के भी और यूकैरियोटिक सेल्स के भी। अब उनमें ये हम एक साथ इसलिए क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम डिफरेंशिएट देख पाए कि दोनों के बीच में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स कौन से हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से, जो कि है 70S राइबोसोम्स। अब मैम ये 70 क्या है, S क्या है, तो वो एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 70 की, तो ये 70S, यहाँ पे S जो है इसको हम या तो बोल सकते हैं स्वेटबर्ग यूनिट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हमारा सेडिमेंट कोफिशिएंट। अब स्वेटबर्ग यूनिट क्यों, क्योंकि स्वेटबर्ग स्वेटबर्ग के नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्यों,
क्योंकि ये इसके सेडिमेंटेशन मतलब अगर हम एक कांच के ग्लास में बहुत सारा रेत डालकर और पानी डाल के रख दें, तो हम थोड़ा सा उसको शेक कर दें तो उसमें रेत थोड़ा सा घुल जाएगा, बट उसको काफी देर तक रख दें तो नीचे जो हमारा तला है ग्लास का वहां पर जम जाएगा। उस जमने वाले प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोला जाता है कि कुछ भी किसी लिक्विड में क्या है, घुला हुआ है और उसको हम विदाउट एनी मूवमेंट अनडिस्टर्ब्ड काफी देर के लिए छोड़ दें तो वो जम जाएगा नीचे। उस जमने को ही सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस पार्टिकल की डेंसिटी पे। तो इसी तरीके से इन राइबोसोम्स की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो ये जो 70 इसकी सेडिमेंटेशन रेट है या कोफिशिएंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? वो डिपेंड कर रहा होगा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के डेंसिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्दर जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, और हमारे जो दूसरे टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जो कि होते हैं यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में हमारे होते हैं 80S राइबोसोम्स बच्चों, जो कि 60S प्लस 40S से बना होता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स थे जो कि बने थे 50S प्लस 30S से। अब ये 50S 30S ये सब है क्या? ये सब है हमारी सब यूनिट्स। तो एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर 2 सब यूनिट से बना होता है, एक होगी लार्जर सब यूनिट और एक होगी स्मॉलर सब यूनिट। और इनके बीच में क्या होता है? गैप होता है, मतलब ये अलग अलग होती हैं। ये एक साथ कब आएंगी? जब कोई mRNA से अटैच होकर इनको ट्रांसक्रिप्शन दैट इज प्रोटीन का सिंथेसिस का प्रोसेस करना हो। ओके सॉरी, ट्रांसलेशन जो है हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो लार्जर सब यूनिट है वो प्रोकैरियोट्स का अगर हम केस लें सबसे पहले तो 50S हो गई। तो ये क्या हो गई? प्रोकैरियोट्स में 50S हो गई बच्चों। ऑन द अदर हैंड ये छोटी वाली प्रोकैरियोट्स के केस में क्या हो गई? 30S हो गई। बट अब मैम 50 प्लस 30 तो 80 हो गया, बट ये दोनों मिलके हमें 70S कैसे मिल रही है? तो बच्चों यहाँ पर पूरा खेल है इसका। यहाँ पर कुछ जम नहीं रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ हम जोड़ नहीं रहे हैं चीजें। बट अगर हम एक सिंगल लार्ज सब यूनिट लें प्रोकैरियोट्स की और सिंगल स्मॉल सब यूनिट लें प्रोकैरियोट्स की और उनको हम ट्यूब में डाल दें जहां पे हम उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पता करते हैं, तो हमारी जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30 पे आकर रुक जाएगी और जो लार्जर सब यूनिट है वो 50 पर आकर रुक जाएगी। ये है हमारी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की सब यूनिट्स। ऑन द अदर हैंड हम अगर दोनों को साथ में जोड़कर डाल दें उसी कोफिशिएंट को पता लगाने वाले ट्यूब में, तो वो 70S पे जाकर रुकेगा, ना कि 80। ठीक है, तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका क्या होगा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 70 क्या है? ओड। हाँ जी ठीक है, और 50 एंड 30 क्या है? वो भी ओड। तो इसी तरीके से हमको याद करना होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया 80S होगा दोनों का टोटल कोफिशिएंट। ऑन द अदर हैंड 60S बड़े वाली सब यूनिट का और 40S होगा छोटी वाली सब यूनिट का। तो यूकैरियोट्स के केस में ये हो गया 60S, ऑन द अदर हैंड ये हो गया 40S, और दोनों को जब साथ में जोड़ दिया तो वो आकर रुकेगा 80S पे। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम मूव ऑन करते हैं कि जब mRNA आता है उसके ऊपर राइबोसोम्स जुड़ते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? तो मेजरली क्या केस होता है बच्चों कि जो पोलिसोम्स बनते हैं, मतलब एक सिंगल mRNA होगा और उस पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होंगे, बहुत सारे क्या होंगे? राइबोसोम्स अटैच होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक हमारा यहाँ पर mRNA है और उसके ऊपर इतने सारे mRNA जो हमारे राइबोसोम्स हैं, जैसे यहाँ पे लार्ज फिर स्मॉल, लार्ज फिर स्मॉल ऐसे करके अटैच्ड है। तो इस स्ट्रक्चर को जहां पर एक mRNA और बहुत सारे राइबोसोम्स हैं उसको हम एक पोलिसोम बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। अगर हम राइबोसोम का बात करें कि वो केमिकली किससे कॉन्स्टिट्यूट होता है तो वो rRNA प्लस प्रोटीन से कॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब इसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी है और rRNA जो कि एक प्रकार का RNA है वो भी पार्ट है। तो दोनों इसमें RNA प्लस प्रोटीन के पार्ट्स हैं। अगर इसके कॉमन साइज की बात करें तो ऑन एन एवरेज ये 15 से 20 नैनोमीटर के साइज का होगा। ठीक है, अब ये क्या है? और ये प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, ये तो हमें पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि mRNA क्या लाया है? कोड लाया है।
किसी भी प्रोटीन को बनाने का। अब राइबोसोम इससे आके जुड़ जाएंगे और अमाइनो एसिड लगा लगा कर ट्रांसलेशन करा देंगे इस mRNA का और प्रोटीन फॉर्मेशन करा देंगे। इसी वजह से हम इसे प्रोटीन सिंथेसिस का क्या बोल रहे हैं, साइट बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की। तो इंक्लूजन बॉडीज पे हमें नीट 2020 में PYQ भी आया हुआ है। अगर हम बात करें तो ये क्या करेंगे, स्टोर हाउस है, बेसिकली स्टोर करेंगे रिजर्व मटेरियल को। तो जितना भी मटेरियल फालतू का प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेव करना होगा, जमा करके रखना होगा, वो सारा इन इंक्लूजन बॉडीज में चला जाएगा। तो गोल गोल कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जिनमें अलग अलग मटेरियल्स भरा होगा। कौन सा मटेरियल भरा हो सकता है, इसके अंदर भरा हो सकता है फॉस्फेट, उसके अलावा इसमें हो सकता है ग्लाइकोजन, साइनोफाइसिन, ये इन सब के ग्रैन्यूल्स मतलब दानेदार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये क्या होंगे, ये दानेदार स्ट्रक्चर्स होंगे, ना कि किसी मेम्ब्रेन बाउंड गोले। एक तो हो गया, एक लेट्स से एक बलून आप इमेजिन करें जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, अब उसके अंदर भर दिया आपने बहुत सारा पानी, तो वो क्या हो गया, वो एक वेसिकल हो गया पानी का। ऑन द अदर हैंड सैंड की बात करते हैं, जो कि दाने हैं सैंड के, किसी चीज के अंदर हमने सैंड नहीं भर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज भी दानेदार स्ट्रक्चर्स है, मतलब ऐसे करके दाने दाने प्रेजेंट हैं, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो ये इंक्लूजन बॉडीज क्या हो गई, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर हो गई। उसी तरीके से राइबोसोम भी मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें भी बाहर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला पूरा पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है। अगर हम बात करें कि कुछ जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं उसमें एक और चीज प्रेजेंट हो सकती है, जो कि है गैस के वैक्यूल्स, गैस से भरे हुए वैक्यूल्स। वो कौन से प्रोकैरियोट में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो प्रेजेंट हो सकते हैं ब्लू ग्रीन और उसके अलावा जो हमारे पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं उनमें। तो हमारे साइनोबैक्टीरिया एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस के वैक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं जो एक प्रोकैरियोटिक सेल, जो सिंपल सेल होती है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डिफाइन करें प्रोकैरियोट्स को, तो प्रोकैरियोट्स मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब बहुत पुराना, एंड कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस, तो पुराने प्रकार से, जो बिल्कुल एवोल्यूशन में स्टार्टिंग में जिस फॉर्म में न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव वे में क्रोमोसोम दैट इज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारा था प्रोकैरियोट्स के बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे हम बात करने वाले हैं जो सेल का एनवलप होते हैं और उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में। तो 3 टाइटली बाउंड हमारी लेयर्स प्रेजेंट होंगी किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। स्टार्ट हम करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स में। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रोकैरियोट्स की ही बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स में किसी भी सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन एक सिंगल यूनिट है जो 3 डिफरेंट लेयर्स से बना हुआ है। ये 3 डिफरेंट लेयर्स में सबसे बाहर वाली लेयर हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो 2 प्रकार से प्रेजेंट हो सकता है। एक हो गया स्लाइम लेयर, जो काफी ज्यादा लूज एंड स्लाइमी सा, स्टिकी सा होगा। अब स्लाइमी एंड स्टिकी से इसको क्या फायदा मिल रहा है कि प्रेडेटर के हाथ से फसल के गिर सकता है, तो ये इसको प्रोटेक्शन देगा। ऑन द अदर हैंड एक बहुत ही ज्यादा रफ टफ कवरिंग भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। अभी कैप्सूल क्या कराएगा, ये एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर दे देगा, प्रोटेक्शन उस तरीके से हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर थिक एंड टफ होता है कैप्सूल, लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्लाइम लेयर। तो ये हो गई आउटर मोस्ट कवरिंग, जो कि है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर की तरफ क्या आ जाता है, उसके अंदर की तरफ हमारा आ जाता है सेल वॉल। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये शेप डिटरमाइन करेगी सबसे पहले। हाँ जी, उसके अलावा क्या करेगी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मतलब कोई भी सेल का शेप अगर गोल है तो गोल है बिकॉज उसकी सेल वॉल गोल है, अगर वो क्यूबॉइड है मतलब उसकी सेल वॉल क्यूबॉइड की फॉर्म में बना हुआ है। तो जो शेप है वो प्रोवाइड करता है, प्लस स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है पूरा। कोई भी ऐसे फ्लिम्जी सा सेल नहीं होता, एकदम सॉलिड सेल का शेप प्रेजेंट होता है, वो इस सेल वॉल के से होता है। उसके अलावा ये कोलैप्सिंग से भी रोकेगा। कोलैप्सिंग मतलब ऐसे जो एकदम धस जाना, तो उस धसने से रोकेगा हमारे सेल्स को, एकदम सॉलिड गोला या फिर क्यूब की फॉर्म में रखेगा। अब हम आते हैं आखिरी यूनिट पे, जो हमारे बाहर का सेल एनवलप है। तो यहाँ पे हम सेल एनवलप की बात करें। सेल एनवलप में सबसे बाहर आ गया ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद आ गया सेल वॉल और उसके बाद आ गया सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, इनर मोस्ट हमारी मेम्ब्रेन हो गई। और ये क्या हो गई,
ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है, ये बात हमें पता है। ये होगी सेलेक्टिवली परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिव परमिएबल होती है। मतलब वो कुछ चीजों को अपने अंदर आने देगी, बाहर जाने देगी, कुछ चीजों को कंप्लीटली स्टॉप कर देगी अंदर या बाहर आने से, और कुछ चीजों को कुछ स्पेशल कंडीशंस में आने या जाने देगी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की मदद से। तो इसे स्पेशल सेलेक्टिविटी बोल सकते हैं या फिर सेमी परमिएबिलिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या करेंगे, एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करके हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स को बचाएंगे किसी भी एक्सटर्नल डैमेज से। ओके, तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स, मेनली हमारे बैक्टीरियाज को, तो वो हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं ग्राम स्टेन के बेसिस पे। अब ग्राम स्टेन किस पे बेस्ड होता है बच्चों, वो बेस्ड होता है कि जो डिफरेंसेस हमारे सेल एनवलप में हो सकते हैं, कि मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना थिकर है या फिर कितना पतला है। पतला होगा तो वो रिटेन नहीं कर पाएगा स्टेन को, मोटा होगा तो रिटेन कर लेगा स्टेन को और वो स्टेन्ड हो जाएगा। अगर वो ग्राम से स्टेन हो गया तो हमने उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल दिया। अगर उसने डाई को लूज कर दिया तुरंत धोते ही, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएगा। तो हमारा ग्राम पॉजिटिव क्या हो गया, जो ग्राम स्टेन को लेता है, और ग्राम नेगेटिव क्या हो गया, जो ग्राम स्टेन को नहीं लेता है। तो ग्राम स्टेन बस एक स्टेन है, ठीक है। वो किसके बेसिस पे है, वो सेल एनवलप में डिफरेंसेस, मतलब जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं उनमें थिकर सेल मेम्ब्रेन होगा, ग्राम नेगेटिव वाले में थिनर होगा, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं इंक्लूड हमारे जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो मॉडिफिकेशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उस पे जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कुछ इनफोल्डिंग्स हो सकती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसे हम मेसोसोम्स बोल रहे हैं। तो अगर हम मेसोसोम्स पे आए तो ये एक्सटेंशंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो होकर ही क्या बना रहा है, मेसोसोम्स बना रहा है। और जो सेल वॉल फॉर्मेशन, उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन, उसके अलावा रेस्पिरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, मतलब एक बैक्टीरिया जब डिवाइड होकर दो बनाता है डॉटर सेल्स, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी ये मेसोसोम्स कराते हैं। उसके अलावा काफी सारी इसकी सिक्रीशंस होती हैं और इंक्रीज क्या करता है, सरफेस एरिया को। तो ये सारे क्या हो गए बच्चों, ये सारे हो गए हमारे मेसोसोम्स के मेजर फंक्शंस जो हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे फंक्शंस क्या प्ले करता है, हमारे मेसोसोम्स जो इनफोल्डिंग्स हैं हमारे किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो करते हैं, ठीक है। हम आ गए हम क्रोमेटोफोर्स पे। जैसे हमें पता है क्रोमा जैसा कोई भी वर्ड किसके लिए होता है, कलर्स के लिए। तो यहाँ पर ये कलर वाला कुछ तो हमारा ऑर्गेनली है। तो अगर हम क्रोमेटोफोर्स की बात करें तो ये भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर हमारे पिगमेंट्स होंगे। तो पिगमेंट जिसके अंदर भरा होगा वो स्ट्रक्चर हमारा क्रोमेटोफोर कहलाएगा। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, साइनोबैक्टीरिया, जो कि हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो ग्रीनिश कलर का होता है, उसमें क्योंकि पिगमेंट होता है ग्रीन कलर देने के लिए, और वो ग्रीन कलर वाला पिगमेंट भरा होता है इस क्रोमेटोफोर्स में, ठीक है। अब हम आते हैं मोटाइल बैक्टीरियाज पे। तो दो प्रकार के हमारे पास बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक तो जो घूम फिर नहीं सकते, इधर उधर नहीं जा सकते, एक ही जगह पे पड़े होंगे, वो हो गए हमारे नॉन मोटाइल बैक्टीरियाज। ऑन द अदर हैंड एक बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा घूमता फिरता है, इधर उधर जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास इधर उधर जाने के लिए फ्लैजिलाज वगैरह प्रेजेंट है, जो क्या है, मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। अब किसी के पास ये सब स्ट्रक्चर्स है ही नहीं, तो इधर उधर कैसे घूमेगा। तो अब हम एक एक करके इन सब स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं जो मोटिलिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स को। तो सबसे पहले आगे फ्लैजिला, जो बड़ा सा स्ट्रक्चर देखा था हमने हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से बाहर निकलता हुआ, वो होता है ये फ्लैजिला। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन हो सकता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो एक पतला सा फिलामेंट मतलब लंबा सा एक्सटेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही क्या कहलाएगा, फ्लैजिला कहलाएगा। फ्लैजिला तीन डिफरेंट स्ट्रक्चरल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले फिलामेंट, मतलब जो लंबा वाला स्ट्रक्चर है ऐसे, उसके बाद आता है हुक जो जॉइनिंग पार्ट होता है, उसके अलावा होता है बेसल बॉडी जो कि कनेक्ट करता है फ्लैजिला को किससे, मेन बॉडी से।
ठीक है। तो 3 डिफरेंट इसके पार्ट्स हो गए, स्ट्रक्चरल पार्ट्स, तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब अगर हम बात कर ले सेकेंड स्ट्रक्चर के, जो कि ये पिलाई। अब ये पिलाई एंड फिमरे दोनों का रोल क्या होता है, अटैचमेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन। तो ये सब अटैचमेंट टू एनी सरफेस, अटैचमेंट टू एनी होस्ट, क्योंकि हमें पता है काफी सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, वो होती हैं पैरासिटिक हो सकती हैं, या फिर पैरासाइट, या फिर प्रेडेटर्स भी हो सकती हैं। तो उन सब के लिए उनको होस्ट पे अटैचमेंट का जरूरत होगा। तो वो पिलाई एंड फिमरे जो कि छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब अगर ऐसे बैक्टीरिया तो ऐसे छोटे छोटे बहुत थाउजेंड्स के नंबर में जो प्रेजेंट होगा वो पिलाई होंगे। पिलाई क्या होंगे, पिलाई होंगे प्रोटीन के बने हुए, तो ये हो गए प्रोटीनियशियस ट्यूबुलर ट्यूब जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। और फिमरे क्या हो गए, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि अगेन अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी सरफेस पे अटैचमेंट के लिए, दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट के लिए, ताकि कंजुगेशन हो पाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाए। तो ये हो गया डिफरेंट जो हमारे सेल एनवेलप है, जिसके 3 पार्ट्स हैं, हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, हमारा सेल वॉल और हमारा सेल मेम्ब्रेन। एंड डिफरेंट मॉडिफिकेशंस जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे कि क्रोमेटोफोर्स हो सकता है, मीसोसोम्स हो सकता है, उसके अलावा फ्लैजेला, पिलाई, फिमरे वगैरह हो सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में है। तो हम यूकैरियोटिक सेल्स को अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स में भी पढ़ेंगे जब हम प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, बट अगर हम एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ लेने की कोशिश करें तो ये मेजरली किस किस में प्रेजेंट होगा, प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होगा, प्लांट में होगा, एनिमल्स में होगा, फंजाई में होगा। तो जितने भी हमारे इन सभी किंगडम के मेंबर्स होंगे, मतलब कि मोनेरा को छोड़कर बाकी के 4 मेंबर्स, उनके ऑर्गेनिजम्स मेजरली यूकैरियोटिक होंगे। अब यहाँ पे अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो यू मतलब ट्रू, मतलब असली, एकदम असली न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है। असली न्यूक्लियस मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, डीएनए से खुले में नहीं प्रेजेंट होगा, डीएनए के बाहर एक प्रॉपर मेम्ब्रेन, एक प्रॉपर कवरिंग होगी जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होती है बच्चों, ठीक है। और उसके अलावा क्या डिफाइनिंग फीचर होगा कि इसमें कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन होगा। अब साइटोस्केलेटन मतलब जैसे हमारे अंदर स्केलेटन प्रेजेंट है, ये सब बोन्स वाला जो सिस्टम प्रेजेंट है, हम इसे स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। अब अगर हम बात करने की कोशिश करें कि स्केलेटल सिस्टम आखिरकार मुझे प्रोवाइड क्या कर रहा है, तो ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, मतलब मैं ऐसे खड़ी हो पा रही हूँ, ये मेरे स्केलेटल सिस्टम की वजह से पॉसिबल है। मैं अगर इधर उधर मूव हो पा रही हूँ तो ये भी मेरे स्केलेटल सिस्टम की वजह से पॉसिबल है। उसी तरीके से इस सेल के अंदर भी, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी, मतलब हमारे अंदर तो सेल है यूकैरियोटिक, उसका भी खुद का भी पर्सनल एक स्केलेटल सिस्टम होता है, उसे हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह से बना होता है, जिसे भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अगर हम उसकी बात करें तो जैसे एक सेल है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आ जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, और ये इसे क्या देगा, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, मोटिलिटी वगैरह। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी करवा देगा एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन तो प्रेजेंट हो ही सकता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि फ्लैजेला, सीलिया वगैरह वगैरह। उसके अलावा एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड जो हमारे ऑर्गेनेलीज जितने भी हमने पढ़े थे वो फाइनली यहाँ पर आ जाएंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में और क्या क्या प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में, वेरस क्या क्या एब्सेंट होता है, तो एक एक करके वो देख लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले बच्चों दोनों में प्रेजेंट होगा या नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है, सारे के सारे सेल्स में होगा। अब आता है सेल वॉल। तो सेल वॉल तो ऑब्वियसली हमारे एनिमल सेल्स में नहीं है, बट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनकर, किसका, प्लांट सेल्स का। अगर हम बात करें प्लास्टिड्स, अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि प्लास्टिड्स क्या है मैम, जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह, क्रोमोप्लास्ट, जितने भी हमारे पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंड जो हमारे ऑर्गेनलीज हैं उन्हें हम प्लास्टिड बोल रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये सारे पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स किस में प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वहां पर हमारा
जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस हैं वो होते हैं और वो कंडक्ट कराए जाते हैं इन्हीं पिगमेंट की मदद से। ऑब्वियसली एनिमल सेल्स में कोई भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट इज फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारे प्लास्टिड्स एब्सेंट होंगे। अगर हम बात करें बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये दोनों में ही प्रेजेंट होगा क्योंकि दोनों को ही तो पावर चाहिए। दोनों को अगर एटीपी चाहिए तो दोनों को एटीपी बनाने वाला ऑर्गेनली स्ट्रक्चर भी चाहिए होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट एनी डाउट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होगा। अगर हम बात कर ले गोल्जी बॉडीज की, सबसे पहले गोल्जी बॉडीज होती क्या है, तो हमें पता है कि कोई भी हम सामान इधर उधर भेजते हैं तो उसको पैकिंग का जरूरत होता है। उसको इधर उधर हम ऐसे ही नहीं भेज सकते, खुले में भेज देंगे खो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसी वजह से सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें ये गोल्जीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि है पैकिंग का। और उसके अलावा भी जैसे एक हम पोस्ट ऑफिस में कोई भी चिट्ठी वगैरह कोई भी पार्सल वगैरह देकर आते हैं तो हम एड्रेस भी रखते हैं ना उसके ऊपर, तो यहाँ पर ये गोल्जी बॉडीज भी टैग करती है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह को, कि इसको कौन सी लोकेशन पे जाना है विद द हेल्प ऑफ अटैचिंग सम कार्बोहाइड्रेट्स टू दैट। तो वो हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारी गोल्जी बॉडीज ऑब्वियसली पैकिंग की जरूरत दोनों सेल्स को है, प्लांट सेल्स को भी और एनिमल्स को भी। अगर हम वैक्यूल्स की बात करें, वैक्यूल्स मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, मतलब जो बड़े बड़े ऐसे खाली स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मतलब गैस हो सकती है इनमें, कुछ एक्सेसिव एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है, सैप वगैरह, कुछ स्टोरेज वाला हमारा जो कंपोनेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो सब होते हैं वैक्यूल्स में। अब वैक्यूल में यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि प्लांट सेल का, तो जैसे कि हमने देखा था ये डिफाइनिंग फीचर भी था, एक सेंटर में बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होगा, तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हो गया प्लांट सेल्स में। एनिमल्स में ऑन द अदर हैंड छोटे छोटे हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर या तो स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स होंगे या फिर कंप्लीटली एब्सेंट भी हो सकते हैं। अगर हम आज आ जाता है यहाँ पे राइबोसोम्स पे, तो ऑब्वियसली राइबोसोम क्या है, हमारी प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, ये प्रोटीन्स को बनाएंगी और प्रोटीन्स की जरूरत तो दोनों को ही है। तो हमारे ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में होगा। अगर हम आ जाए सेंट्रियोल पे, अभी सेंट्रियोल क्या है मैम, ये सेंट्रियोल एक बहुत खास स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन में मदद करेगा, किसको, हमारे एनिमल सेल्स को। तो ये एब्सेंट होता है प्लांट सेल में और प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में, और ये अनदर डिफरेंशिएटिंग मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है प्लांट और एनिमल सेल्स में। ठीक है, तो हम आ जाते हैं फर्दर अपने अगले पार्ट पे। हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे पहले जो सेल के मेजर कंपोनेंट जो कि है सेल मेम्ब्रेन, उसकी। तो बच्चों अगर हम एक एक करके देखें तो ये थिन होगा, मतलब बहुत पतला होगा, इलास्टिक मतलब रिजिड नहीं होगा, मतलब इसमें एक अडेप्टेशन, मतलब इधर उधर हम इसको थोड़ा सा मूव करा सकते हैं, एकदम सॉलिड ऐसे प्रेजेंट नहीं है कि हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, इसमें मूवमेंट हो सकती है इंटरनली। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट होगा, कोई भी कलर नहीं होगा, सीधा हम इसके अंदर बाहर देख सकते हैं। उसके अलावा सेमी परमिएबल होगा, तो जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेमी परमिएबिलिटी मतलब कुछ चीजों को अंदर बाहर फ्रीली आने जाने दे रहा है, कुछ चीजों को नहीं आने जाने दे रहा है, ये बहुत ही ज्यादा चूज कर करके अंदर बाहर आने देता है चीजें, इसी वजह से हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। उसके अलावा रीजेनरेटिव मतलब रीजेनरेट किया जा सकता है अगर ये खराब हुआ तो। अब अगर हम बात करें 1950s की, तो 1950s में क्या हुआ था, 1950s में बच्चों हुआ था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर हमारी लाइफ में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन हो गया था। हमें पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कितनी ज्यादा चीजें आसान हो गई, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चीजें प्रेजेंट हैं उनको हमने कितने अच्छे से देख पाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद। तो तभी हम सेल मेम्ब्रेन को भी अच्छे से देख पाए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी अच्छे से देख पाए। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, अगर देख लिया है तो हम एक एक करके इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके काफी सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, पर जो मेजर दो होते हैं वो होंगे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो अगर हम सबसे पहले मेजर कंपोनेंट जो कि है लिपिड्स, उसके बाद बात करें, लिपिड्स प्रेजेंट होंगे दो प्रकार के, मेजोरिटी में जो प्रेजेंट होगा वो होगा फॉस्फोलिपिड, जो बाइलेयर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये वाली और ये वाली, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं बाइलेयर। ये किसकी बनी होती है बच्चों, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की, स्पेशल लिपिड्स की, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें खास
फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है इसके हेड पे। इसकी वजह से इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको मिल जा रहा है और इसकी वजह से ये कहला रहा है पोलर हेड, जो कि वाटर लविंग है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफिलिक। ऑन द अदर हैंड हमें पता है कि किसी भी लिपिड में लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड होती हैं, मतलब बहुत सारे हाइड्रोफोबिक, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन वाली लंबी लंबी चेन्स जो कि पानी से नफरत करती हैं। तो ये हो गई पानी से डरने वाली हाइड्रोफोबिक टेल्स। और इसी वजह से हमें पता है सेल के बाहर भी कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर भी कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह। इसी वजह से जो पोलर हेड्स हैं, दैट इज हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट हमारे मेम्ब्रेन का, वो क्या हो गया, वो हो गया बाहर की तरफ अरेंज दोनों साइड, ताकि पानी इससे टच ना हो सके। किससे, इन हाइड्रोफोबिक टेल्स से। हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर की तरफ सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से प्रेजेंट है ताकि ये पानी से टच ना हो सके, इतनी ज्यादा डरती है पानी से। दूसरा मेजर कंपोनेंट जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा वो होंगे ये प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स दो प्रकार की हो सकती है, एक तो हो सकती है बाहर ऐसे ही ऐसे लगाई है, बस कुछ ऐसे चिपकाया हुआ है, बस ऐसे कुछ ऐसे धागे, एक तो हम बटन शर्ट पे चिपका दें, एक हम बटन को पूरा उसके अंदर एम्बेड करके, जो हमने देखे हैं ना मेटल वाले बटन हमारे पैंट्स वगैरह पे लगते हैं, एक पूरा उसके अंदर एम्बेड कर दें। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ऐसा ही होता है। एक तो ऊपर ऊपर चिपका दिया है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, तो ये हो गई हमारी पेरिफेरल प्रोटीन। दूसरा है कि पूरा उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से उसको एम्बेड करके निकाल दिया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। तो अगर हम ऑब्वियसली बात करें, कुछ भी ऊपर ऊपर से चिपकाया हुआ है उसको हटाना भी बहुत ज्यादा आसान होगा। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं उनका रिमूवल भी बहुत ज्यादा आसान होता है। ऑन द अदर हैंड जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है उनको निकालना बहुत ज्यादा टफ काम है। अगर हम बात करें फर्दर कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ शुगर्स भी अटैच्ड प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसका एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा नाम है जो कि है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ैक, जो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये डिफरेंट मीनिंग्स भी रखते हैं। अगर हम एक एक करके इनको डिस्कस करें मीनिंग्स को, तो फ्लूइड का मीनिंग है कि इसमें फ्लूइडिटी है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब ये इधर उधर मूव कर सकते हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये गोल गोल घूम सकते हैं, आपस में घूम सकते हैं, इधर उधर, ये वाला फॉस्फोलिपिड इधर उधर जा सकता है, ये प्रोटीन भी इधर उधर जा सकता है। मतलब कि लेटरल अगर हम बात करें, ये क्या होगा, ये प्लेन होगा लेटरल प्लेन, मतलब कि लेटरल मूवमेंट यहाँ पर हमारे प्रोटीन्स का, फॉस्फोलिपिड का हो सकता है। तो यहाँ पर लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स है, फ्लूइडिटी है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, रिजिड नहीं है एकदम कि अगर ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर है तो जिंदगी भर यहीं पे रहेगा, यहाँ से हट ही नहीं सकता है। ऑब्वियसली ये हट सकता है, तो इसी वजह से हम इसको फ्लूइड भी बोल रहे हैं नेचर में। तो हमने फ्लूइड बता दिया। अब मोज़ैक मतलब, मोज़ैक पैटर्न क्या हो सकता है कि उसमें बहुत तरीके की चीजें, बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम एक फ्लूइड मोज़ैक बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्लूइडिटी है, मोज़ैक मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, उसके अलावा एक खास स्ट्रक्चर जो कि है कोलेस्ट्रॉल। तो एक और प्रकार का लिपिड प्रेजेंट होता है जो कि है कोलेस्ट्रॉल, जो कि फ्लूइडिटी मेंटेन करता है बच्चों। फ्लूइडिटी मेंटेन मतलब बहुत ही ज्यादा लूज, ऐसा फ्लम्जी सा अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया तो कोलेस्ट्रॉल हमें इसको क्या देंगे, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देंगे, फ्लूइडिटी को कम करेंगे। वेयर अगर बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन तो वो लूज भी करा सकता है, कौन, कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर हमारा कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। तो इतने सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, एक मोज़ैक पैटर्न दे रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर जब काम कर रहे हैं मोज़ैक पैटर्न दे रहे हैं, इसी वजह से हम इसको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बोल दे रहे हैं। और ये किसने दिया था बच्चों, ये हमारे सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था 1972 में, जो कि आप कभी भी नहीं भूल सकते अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, उसके अलावा क्वासी फ्लूइड लिपिड्स होते हैं, मतलब क्वासी फ्लूइड लिपिड्स का जो टर्म है उसका मीनिंग यही हो गया कि लेटरल मूवमेंट हो सकता है इधर उधर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो फ्लूइडिटी वाला नेचर है, जो फ्लूइडिटी वाली स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, उसके क्या क्या फायदे हैं। उसके फायदे की सेल ग्रोथ, ऑब्वियसली इतना सा सेल था, अब जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो एकदम सॉलिड रिजिड तो है नहीं, तो वो बढ़ भी पा रहा है, तो सेल ग्रोथ भी हो पा रहा है, डिविजन हो पा रहा है सेल का, सिक्रीशंस भी हो रही हैं बहुत सारी, एंडोसाइटोसिस
भी हो रहा है एंडोसाइटोसिस, मतलब अगर एक सेल है उसके ऐसे पिंचिंग बन बन के वेसिकल्स बनना एंडोसाइटोसिस होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं बच्चों, हम आगे चल के फर्दर देखेंगे भी, बट अगर ये एक सेल है और दूसरा एक सेल है तो इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ताकि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाए, तो उस हमारे ब्रिज जैसे स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोल दे रहे हैं। तो इसी के साथ हमने प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन है, उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है बच्चों। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ओके, तो ये नेक्स्ट वाला पार्ट आप एक बार देखिए फटाफट। ओके बच्चों, तो हम आ गए हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अच्छा सा स्ट्रक्चर हमारे सेल मेम्ब्रेन ने बना रखा है, तो इसका मतलब बहुत सारे इसके अच्छे अच्छे फंक्शंस भी होंगे, प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो हम अगर एक एक करके उन फंक्शंस को डिस्कस करने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली सेमी परमिएबल है, कुछ चीजों को अंदर आने दे रहा है, कुछ चीजों को बाहर रहने दे रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसके अक्रॉस। तो अगर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो दोनों के बीच में जो अंदर बाहर हो रही हैं चीजें, वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन, और वो इसका बहुत ज्यादा अच्छा और खास फंक्शन हो गया। अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन आखिरकार होता कैसे है, तो ऑब्वियसली एक तो पहली बात सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्ट कर करके चीजें अंदर बाहर आने देगा, और कुछ खास प्रोसेसेस के थ्रू कुछ चीजें अंदर बाहर भी होती हैं। अगर हम बात करें कि कितने टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है, तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना हुआ, तो सिंपली डिफ्यूज करके, मतलब डिफ्यूजन से जा सकता है। तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है वो चला जाएगा, बट गिवन दैट कि उसको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना होगा, हमें इसको अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजना होगा, तभी ये जा पाएगा सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ले लिए एक पोलर मॉलिक्यूल, हमें पता है पोलर मॉलिक्यूल्स में चार्जेस डिवाइडेड होते हैं, तो अगर पोलर मॉलिक्यूल को हमें भेजना हुआ अगेन किससे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो एक खास प्रोटीन बीच में आ जाएगा। अब ये प्रोटीन जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, काफी सारे इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, तो ये भी वैसे ही एक क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये क्या कर रहा है, ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा से कम की तरफ भेज दे रहा है पोलर मॉलिक्यूल्स, जो कि क्या है, चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनके ऊपर। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इन दोनों प्रोसेसेस में अभी तक कोई भी एटीपी का खर्चा हमारा नहीं आया है, मतलब कोई भी एटीपी स्पेंड नहीं हुआ है, एनर्जी स्पेंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि एनर्जी स्पेंड नहीं हुआ है, इसको हम बोल देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन से टाइप का हो गया, सिंपल डिफ्यूजन किसके केस में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के केस में, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसमें प्रोटीन की मदद लगेगी। फैसिलिटेटेड मतलब किसी की मदद लेकर कुछ काम करना, तो वो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में होगा, यहाँ पर एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत ज्यादा जरूरी बात यहाँ पर ये है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जा सकता है, उल्टा नहीं हो सकता है, जस्ट एक पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जहां पर हम कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हमें उल्टा करना हो, तो मतलब कम चीज है जहां पर और ज्यादा चीज है दूसरी तरफ, हमें यहाँ से कम वाली चीज से ज्यादा वाली साइड ही भेजना है, दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजना है, तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी के खर्चे की, यहाँ पर हमारी एटीपी का खर्चा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक खास प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि एटीपी यूज करके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कम कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीजों को भेज देगा, और इसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गए हमारे मेजर 3 ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम बात करें बाकी और किस किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया पैसिव, मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती एनर्जी की, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। सिंपल डिफ्यूजन मतलब न्यूट्रल सॉल्यूट्स के लिए बना है सिर्फ,
कोई भी चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू नहीं जा सकते। ऑस्मोसिस मतलब सिर्फ पानी का डिफ्यूजन, हमें पता है ऑस्मोसिस का सिंपल डेफिनेशन ही यही है कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर। तो ये वाटर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा अगेन। उसके अलावा कैरियर प्रोटीन की मदद से, जैसे कि हमने देखा क्या हो रहा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा था, जो कि अगेन एक प्रकार का पैसिव डिफ्यूजन ही था, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही था, कि कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये होगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होता है, और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, टेल्स हैं, वो इन चार्ज मॉलिक्यूल को रिपेल करती हैं। इसी वजह से रिक्वायरमेंट होगी हमें एक प्रोटीन स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर से चीजें पास हो सके और इन टेल्स के टच में, दैट इज कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, अगर हम बात करें अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जहां पर खर्चा होगा, मतलब एटीपीज की रिक्वायरमेंट होगी, ये होता है सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये एनर्जी डिपेंडेंट होगा, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो अब लाइफ टाइम पढ़ते ही रहेंगे, वो है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप बच्चे। तो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का आपको एग्जाम्पल आ जाए, तो अब बिना किसी शक के सोडियम पोटेशियम जो हमारा पंप है उसको टिक करके आ जाएंगे। तो ये हमने फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन देख लिया है। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हम आ गए हैं सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे, जो कि है सेल वॉल, जो कि अगेन सेल एनवलप का पार्ट है, और ये प्रेजेंट होता है काफी सारे ऑर्गेनिजम्स में। मेनली सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल का एक डिफाइनिंग फीचर है ये। उसके अलावा देखें तो किस किस में प्रेजेंट होता है? फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, मोनेरा में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन देखें, तो आउटर कवरिंग होगा, नॉन लिविंग होगा, एंड रिजिड होगा, मतलब लिविंग नहीं है और बहुत ही ज्यादा टफ है एकदम, मतलब ऐसे प्रेजेंट है तो ऐसा ही रहेगा। कोई भी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह इंटरनल मूवमेंट नहीं होगा। अब अगर हम बात करें कि किस किस से इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो सकता है, तो अगर एल्गे में प्रेजेंट है सेल वॉल, तो किस किस का बना होगा? सेलुलोज तो होगा ही, प्लस गैलेक्टिन्स, मेनिन्स एंड CaCO3 हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, जैसे कि हमारे मैंगो ट्री, नीम ट्री, हमारे एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह, तो सेलुलोज तो होगा ही, प्लस साथ में आ जाता है हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड कुछ खास प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हो गई केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस, केमिकल कंपोजिशन एल्गा या फिर हमारे हायर प्लांट्स के सेल वॉल वाले, जो कि आपके एग्जाम में आसानी से आ सकता है। अगर हम बात करें सेल वॉल कितने प्रकार की होती है, तो हम शुरू होते हैं प्राइमरी वॉल से, जो कि छोटे छोटे बेबी प्लांट्स में होता है, मतलब बिल्कुल यंग वाले जो प्लांट हैं, जिनमें अभी भी ग्रोथ हो रही है, जो कि अभी भी बड़ा होना चाहता है, बड़ा होगा, उसमें प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, इसी वजह से किसमें पाई जाती है? यंग प्लांट्स में पाई जाएगी। तो प्लांट जब तक छोटा रहेगा उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल रहेगा, बट एक बार प्लांट बड़ा हो गया तो क्या हो गया? जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, ये हमारी सेल है, ठीक है, तो ये हो गया सेल का इनर पार्ट, ये हो गया सेल का आउटर पार्ट, तो ये हो गई हमारी प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ दूसरी सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आएगी, ना कि बाहर। तो ये बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट याद रखना है कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ ऑन मैच्योरिटी ऑफ प्लांट, जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा तब अंदर की तरफ सेकेंडरी जो हमारी ग्रोथ है, सेकेंडरी वॉल, वो बन जाएगी। और ये इनर साइड पे बनती है, किस पे? मैच्योर सेल वॉल के इनर साइड पे। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल डेवलपमेंट होता रहा, अब मैच्योर हो गया पौधा, मैच्योर हो गया तो यहाँ पर ये आया, उसके अंदर दूसरी सेल वॉल का डेवलपमेंट हो गया, जो कि है सेकेंडरी सेल वॉल। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल बनी है, प्राइमरी झड़ती रहेगी बाहर, बार्क वगैरह बनकर, जो हमने पेड़ के तने पे देखा हुआ है। ठीक है, उसके बीच में अब कुछ खास आता है, जो कि है मिडल लेमेला। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारा एक सेल और दूसरा सेल आपस में टच होके रहते हैं। तो लेट्स से कि एक पेज को दूसरे पेज से हमें जोड़ना है, तो हमें बीच में चाहिए होता है ग्लू। उसी तरीके से एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्टेड रखना है, तो हमें जरूरत होती है किसकी? प्लाज्मो, हमारे मिडल लेमेला की। तो यहाँ पर जो मिडल लेमेला होता है वो होता है ताकि दोनों सेल्स के बीच में कनेक्शन जोड़ के रख सकें। ठीक है, तो जो ये कैल्शियम पैक्टेट का होता है मोस्टली, और उसके अलावा ये क्या करेगा? सेल्स को इंटेक्ट रखने में मदद करेगा। मतलब अगर हम डिस्कस करें, अगर ये एक प्लांट सेल है और ये दूसरा प्लांट सेल है, तो यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होगा
यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होगा और ग्लू की तरह जोड़ के रखेगा दोनों को। अब एक खास चीज हो सकता है जो कि है हमारे क्या, एक खास चीज जो कि होते हैं, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। अब एक खास चीज हो सकता है कि दोनों सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, मतलब बातें करनी है, मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे के बीच में चीजें ट्रांसपोर्ट वगैरह करनी है। तो इस वजह से दोनों के बीच में क्या बन सकते हैं, खास स्ट्रक्चर बन सकता है। इस खास स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस खास स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एक सेकेंड फिर से देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। यहाँ पर हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमारे सेल वॉल, दो सेल्स हैं प्लांट सेल्स, और उसके बीच में आ गया हमारा मिडल लेमेला। अब इन दोनों के बीच में हमें चाहिए कनेक्शन, तो यहाँ पर हमारे कनेक्शन बनते हैं बच्चों, इसे हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। मतलब एक ब्रिज, एक जंक्शन प्रेजेंट है दो डिफरेंट सेल्स के बीच में, ताकि सेल्स कम्युनिकेट कर पा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन करा पा रही हैं चीजों का आपस में। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि क्या इन दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है। तो ये साइटोप्लाज्म कनेक्टिविटी देता है दो डिफरेंट सेल्स के बीच में, कौन, हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा किसके क्रॉस को बन करके बनेगा, सेल वॉल एंड हमारा जो मिडल लेमेला है उसको क्रॉस करके प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बच्चों, कैल्शियम पेक्टेट का हो गया इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे मिडल लेमेला जैसे कि बोला गया है कि ये ट्रांसवर्स्ड हो सकता है, मतलब ऐसे क्रॉस हो सकता है, किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा नामक स्ट्रक्चर के द्वारा, जो क्या करेगा, कनेक्ट करता है नेबर सेल्स को, साइटोप्लाज्म के बीच में दोनों सेल्स के कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, टर्शियरी सेल वॉल की, तो क्या टर्शियरी सेल वॉल भी होता है, कुछ प्लांट्स में टर्शियरी सेल वॉल मतलब एक थर्ड सेल वॉल भी बन सकता है ओकेजनली, कभी कभार। ठीक है, अगर हम फंक्शंस की बात करें सेल वॉल की, तो ऑब्वियसली रिजिड है, एकदम सॉलिड है, तो क्या दे देगा, शेप दे देगा, डिफाइनिंग शेप, एकदम, अगर गोला सेल है तो गोला ही सेल रहेगा, तो एकदम डिफाइन कर देगा सेल को, प्रोटेक्शन दे देगा, एकदम रिजिड है, एकदम सॉलिड है, तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा एक्सटर्नल डैमेज से। उसके अलावा सेल में इंटरेक्शन एंड बैरियर का काम भी कराता है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया इंटरेक्शन कैसे, प्लाज्मोडेस्माटा बनाकर, तो सेल वॉल के थ्रू ही प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं, जिसकी वजह से दो नेबर सेल्स में क्या होता है, आपस में बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है, या फिर दोनों सेल के बीच में बातचीत को रोकने के लिए बैरियर भी बना सकता है। तो दोनों चीजें करा सकता है, कम्युनिकेशन भी करा सकता है और कम्युनिकेशन गैप भी करा सकता है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का एक खास फीचर ये है कि आपस में कोहेसिव काम करती हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं, और कुछ तो काफी ज्यादा अटैच्ड वगैरह भी होती है मेम्ब्रेन्स के थ्रू। तो अगर हम एक एक करके डिस्कस करें कि इस मेम्ब्रेन का कौन कौन पार्ट है, तो इस पूरे ग्रुप का पार्ट कौन है बच्चों, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा गोल्गी अपैरेटस, हमारे लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो ये चार पार्ट इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट के 2023 वाले पेपर में भी ये पीवाईक्यू आया हुआ है। अगर हम बात करें तो ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे फंक्शन में, मतलब एक चीज एक पार्ट से शुरू होगी दूसरे पार्ट पर जाकर खत्म हो रही होगी, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो ये पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों, तो वो स्टार्ट होता है हमारे ईआर से। यहाँ पर है हमारा ईआर, जहां से हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से सब कुछ शुरू होगा। सब कुछ शुरू क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं RER, मतलब RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स, गोले गोले दाने प्रेजेंट हो सकते हैं, रफ स्ट्रक्चर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर गोले गोले प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर आने पे कोई भी सरफेस क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा अपीयरेंस में। तो यहाँ पर भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसको बोल रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसपे राइबोसोम्स चिपके नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के कुछ खास फंक्शंस हैं। ये खास फंक्शन कौन से हैं बच्चों, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमें पता है राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, तो अगर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं तो हमें पता है वो है प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बहुत सारे प्रोटीन्स बन
रहे होंगे, और द अदर हैंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे स्टेरॉइड्स, तो बहुत सारे यहाँ पर स्टेरॉइड्स एंड लिपिड का सिंथेसिस हो रहा होगा। तो ये है मेन फंक्शंस हमारे स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि हमारे अगेन नीट का PYQ है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होल काम कैसे करता है, तो हमें पता है हम न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहे हैं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो जिसका बाहर वाला मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, उसमें कभी कभार इनकंटिन्यूटी ही क्या बन जाता है, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन कंटिन्यूटी विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही स्टार्ट हो सकता है, तो वहां से हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो ये इन कंटिन्यूटी विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो सकता है। तो इसने पैकेजिंग कर करके बेसिकली इसने बना बना के क्या भेज दिया, इसने बना बना के भेज दिए लिपिड एंड प्रोटीन्स, जो कि किसके पास भेजे गए, नेक्स्ट डेस्टिनेशन के पास, जो कि गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडीज। तो यहाँ पे इनका क्या फंक्शन है बच्चों, सबसे पहले इसको कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था, ढूंढा था हमारे 1989 में, और अगर हम बात 1898 में, ओके, और हम बात करें गोल्जी अपैरेटस की, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, अनलाइक द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, ग्रेन्यूल्स या फिर बॉडीज वगैरह, तो एकदम बिल्कुल स्मूथ शेप के होंगे, डिस्क शेप के, स्मूथ होंगे, फ्लैट होंगे, डिस्क शेप के होंगे। क्या कुछ स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, जिसे हम सैक या फिर सिस्टर्ने बोल रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये हमारे नीट 2021 में आया हुआ है। तो क्या हो गया यहाँ पर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें गोल्जी अपैरेटस की, तो बिल्कुल स्मूथ डिस्क शेप्ड फ्लैट स्ट्रक्चर्स, जिसे हम सैक या फिर सिस्टर्ने बोल रहे हैं, जो कि है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या, गोल्जी अपैरेटस। तो इस साइड को, इस बड़े वाली साइड को, जो कि है कॉन्वेक्स इन शेप, उसे हम बोलते हैं सिस साइड, और ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होगा, क्योंकि ये पार्ट टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस हो गया, और ये फॉर्मिंग पार्ट भी होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रोटीन वगैरह आ गया वो इसके अंदर जाएगा, एक एक करके वेसिकल्स बन बन के नेक्स्ट में ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट में ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर फाइनली सबसे छोटे वाले सिस्टर्ने में पहुंचकर इसका पैकेजिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये वेसिकल्स बन बनकर ऐसे पिंच ऑफ होकर गोल गोल वेसिकल्स बना बनाकर पैक कर करके हमारे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को ये आगे भेज देगा। अब एक पैकिंग तो कर ही रहा है, उसके साथ भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है। जैसे कि हमने बात की थी, किसी भी पार्सल को किसी भी जगह पे पहुंचाना है तो हमें उसके ऊपर उसका एड्रेस लगाना होगा। सेल के अंदर भी कुछ ऐसा ही किया जाता है, और ये एड्रेस किसके थ्रू लगाया जाता है बच्चों, ये एड्रेस लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अटैचिंग सम शुगर्स। तो जो हमारे प्रोटीन है और लिपिड है उसके ऊपर कुछ शुगर्स वगैरह अटैच कर देता है। उस शुगर्स की वजह से, उस केमिकल्स की वजह से हमारा जो सेल का सिस्टम है वो पहचानता है कि अगर उसमें ये पर्टिकुलर शुगर डला हुआ है तो मुझे इसको मेम्ब्रेन की तरफ लेकर जाना है, अगर ये पर्टिकुलर शुगर लगा हुआ है तो मुझे इसे लाइसोसोम की तरफ लेकर जाना है, ये वाला शुगर लगा हुआ है तो मुझे इसे वैक्यूल की तरफ ले जाना है। तो एक जो एड्रेस का ठप्पा होता है उसकी तरह ये हमारे शुगर्स काम कर रहे हैं, और अटैचिंग ऑफ दीज शुगर्स वाले प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। तो फंक्शन हमारे गोल्जी अपैरेटस का ना सिर्फ पैकेजिंग हो गया बल्कि ग्लाइकोसाइलेशन, दैट इज अटैचमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स भी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये किसके लिए किया जाता है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन दोनों के लिए। और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि नीट के 2018, 19, 20 लगातार 3 साल आपके नीट के पेपर में आया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट की, जो कि है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है, जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पे कुछ कुछ मटेरियल भर भर के क्या बना दी जाएंगी, वेसिकल्स बना दी जाएंगी। वन ऑफ दीज वेसिकल्स हैं ये लाइसोसोम्स। तो ये लाइसोसोम्स गोल्जी अपैरेटस की बनी हुई कुछ खास वेसिकल्स हैं जिनमें कुछ खास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। हाइड्रोलाइटिक मतलब
हाइड्रोलाइसिस कराने वाले। और हाइड्रोलाइसिस मतलब वो प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा हो। तो इसके अंदर क्या भरे होंगे, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होंगे, जैसे कि हाइड्रोलेसिस, लाइपेसिस मतलब लिपिड को डाइजेस्ट, लिपिड का ब्रेक डाउन कराने वाला, प्रोटीएसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाने वाला, और कार्बोहाइड्रेटिस मतलब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन, डाइजेशन कराने वाले एंजाइम्स। तो एक वैक्यूल एक गोला हो गया बहुत खतरनाक वाला, मतलब उसके अंदर इतने सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह का डाइजेशन वगैरह करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि अगर इतना कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इतने खतरनाक केमिकल्स भरे हुए हैं, तो अगर ये लाइसोसोम किसी सेल के अंदर फट गया तो वो सेल वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है सेल किस किस से बना है, सेल इन्हीं केमिकल्स से बना है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स। और ये सब डाइजेस्ट होने वाला एंजाइम सिस्टम में आ गया तो वो सब कुछ तो डाइजेस्ट हो जाएगा ना, और अगर वो सब डाइजेस्ट हो गया सेल वहीं की वहीं खत्म। यहाँ पर सुसाइड ऑफ सेल हो जाता है। तो ये सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहलाते हैं, या फिर हम इसे डाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइसोसोम्स क्लियर कर लिया है, जो कि नीट 2029 में आपका आया था, 2019 में, 2029। अगर हम बात करें नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट की, जो कि है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, स्टोरेज के लिए कुछ और खास थैले, बैग्स वगैरह होते हैं। तो एक और बात बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी, कि जो लाइसोसोम के जितने भी एंजाइम्स हैं ये लो पीएच पे काम करते हैं। लो पीएच मतलब हाइड्रोजन कंटेंट, हाइड्रोजन आयन कंटेंट इन लाइसोसोम का बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इस वजह से जो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन होता है उसमें हाइड्रोजन पंप प्रेजेंट होता है, जो कि एक एक्टिव पंप है। एनर्जी की मदद से इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस भरता रहता है कॉन्स्टेंटली। ऑब्वियसली किसी भी सिस्टम में बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है और भरने हैं, तो वो क्या होगा, एक एक्टिव पंप ही होगा। दैट इज एटीपी के स्पेंड पे ही हाइड्रोजन अंदर भरेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम। उसी तरीके से कुछ क्या आ जाता है, हमारे वैक्यूल्स आ जाते हैं। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट बोलेंगे बच्चों। यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज अ टोनोप्लास्ट। इसको कुछ खास नाम दिया है, क्यों, क्योंकि इसका भी कुछ खास फंक्शन है, इसके अंदर भी ऐसे ही पंप प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर पंप की क्या जरूरत है मैम, तो लेट्स से कि आपके घर पे एक स्टोर हाउस है। अब आपके घर में स्टोर हाउस है, उसके अंदर आप क्या भर रहे हैं, आपकी एक्स्ट्रा बुक्स भर रहे हैं बचपन से। क्यों, क्योंकि आप पढ़ते नहीं है उन बुक्स को, तब भरते जा रहे हैं, बुक्स भरते जा रहे हैं। अब आपके घर में बाहर कम बुक्स प्रेजेंट है और स्टोर हाउस में ज्यादा बुक्स प्रेजेंट है, तो मतलब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है बुक्स का वो स्टोर हाउस में ज्यादा हो गया, बाकी घर में कम है। तो हम लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जा रहे हैं। अब हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जा रहे हैं तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, और अगर हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं तो बच्चों हमें जरूरत होगी एटीपीज के खर्चे की। तो इसी वजह से यहाँ पर एक्टिव पंप प्रेजेंट होता है हमारे टोनोप्लास्ट में, हमारे वैक्यूल्स में, जो कि क्या कराएगा, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा डिफरेंट डिफरेंट स्टफ जो कि उस वैक्यूल के अंदर भरा होगा। क्या क्या भरा हो सकता है, उसके अंदर बहुत खास खास चीजें भरी हो सकती हैं बच्चों, जैसे कि गैस के वैक्यूल्स हो सकते हैं, फूड के स्टोरेज के वैक्यूल्स हो सकते हैं, सैप वगैरह के वैक्यूल्स हो सकते हैं। तो जैसे कि पानी हो सकता है, दैट इज H2O, सैप हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और अदर नॉन एसेंशियल स्टफ हो सकता है। मतलब फालतू की चीजें ही डालते हैं हम स्टोर हाउस में, तो इसमें भी नॉन एसेंशियल बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो ये भी है बच्चों आपके नीट 2019 में आया था। अगर हम बात करें कि हाँ जी इसमें कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल जो है उसकी उन चीजों के लिए ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, वैक्यूल में कंसंट्रेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर जैसे कि सैप का एग्जांपल ले सकते हैं, तो कम यहाँ पर होगी, सॉरी ज्यादा यहाँ पर होगी, कम यहाँ पर होगी। तो ऑब्वियसली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन है, तो पंप का रिक्वायरमेंट होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाने के लिए। अब अगर हम बात करें कि कौन से प्रकार के वैक्यूल्स खास फंक्शंस वाले हो सकते हैं, तो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं अमीबा में। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जैसे कि हमें पता है वो होते हैं ना कैचअप वाले बॉटल्स, स्क्वीजी ट्यूब्स, उसी तरीके से कुछ अमीबा में भी कुछ स्क्वीजी वाले वैक्यूल्स होते हैं जो कि ऐसे स्क्वीज करेंगे तो उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रेजेंट है वो बाहर की तरफ फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वगैरह प्रेजेंट हो सकता है किसमें, अमीबा में, जो क्या कराएगा,
एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन करा देगा, ठीक है। उसके अलावा फूड वैक्यूल्स हो सकते हैं कुछ खास प्रोटिस्ट में। फूड वैक्यूल्स मतलब ऐसे एनगल्फ करेगा, जैसे यहाँ पर खाना प्रेजेंट है, यहाँ पर वैक्यूल आएगा, उस खाने को ऐसे एनगल्फ करके लेकर चला जाएगा, उस अपने अंदर ही डाइजेस्ट वगैरह करके पूरे बॉडी में प्रोटिस्ट के न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसी वजह से हम इसे फूड वैक्यूल्स बोल रहे हैं, क्योंकि फूड को एनगल्फ डाइजेस्ट वगैरह करता है। तो ये हो गया हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा का पूरा एक ही पेज पे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हम एक बहुत खास प्यारे से स्ट्रक्चर पे आ गए हैं, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर बन रही होगी, सारी एनर्जी जो खर्च होती है सेल में वो यहीं पे बनती है। तो अगर हम इसके साइज की बात करें तो डायमीटर होता है बहुत ही छोटा सा 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, लेंथ होती है 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर। तो इसे हम कंपैरेटिवली स्मॉलर ऑर्गेनेली बोलते हैं एक सेल में। किसके कंपैरिजन में? ऑब्वियसली किसी के कंपैरिजन में ही चीजें की जाती है ना। हम इसे यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट से, जो कि थोड़े से बिगर इन साइज होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। तो ये स्मॉलर ऑर्गेनेली है। तो अगर हम इसके मेम्ब्रेन्स की बात करें तो बच्चों एक नहीं दो मेम्ब्रेन होते हैं इसके अंदर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐसे कुछ आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और ऐसे कुछ क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, इन फोल्डिंग्स वाला इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो दो मेम्ब्रेन यहाँ पर हो गया। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रियल ल्यूमिन, अब ल्यूमिन क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पार्ट है जिसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा होगा, ऐसे हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और ल्यूमिन खाली स्पेस को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल ल्यूमिन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स। ये हो गई ये हो गया हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब कि इनर मेम्ब्रेन अगर यहाँ है और आउटर मेम्ब्रेन यहाँ है तो इनके बीच में जो गैप है इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल दे रहे हैं। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर हमने देखा आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो ज्यादा परमिएबल होता है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। मतलब अब जब हम बात करें कि जैसे हम घर की बात कर रहे हैं तो हमारा घर एक बिल्डिंग के अंदर है और बिल्डिंग का एक गेट है। अब इस गेट के अंदर बाहर कुछ ज्यादा परमिएबिलिटी होगी, मतलब कुछ ज्यादा लोगों को आया जाना जाने दे रहे होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम आपके खुद के घर के गेट की बात करें तो उसके अंदर स्पेसिफिक लोगों को आने जाने देंगे, परमिएबिलिटी कम होगी, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स ही आ सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी परमिएबिलिटी थोड़ी ज्यादा है और इनर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। अगर हम मूव ऑन करें कि जो मैट्रिक्स है बच्चों, मतलब यहाँ पर किससे फिल्ड होगा, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस जो कि है मैट्रिक्स, उससे भरा होगा हमारा ल्यूमिन वाला स्पेस, ठीक है। अगर हम बात करें डीएनए की तो सिंगल सर्कुलर डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होगा और जो राइबोसोम्स हैं वो होंगे, तो बहुत ज्यादा खास यहाँ पर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपके नीट 2019 में भी आया हुआ है। इतना खास और इतना स्पेशल क्या है 70S राइबोसोम होने में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया तो एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर 70S जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होने वाले राइबोसोम्स हैं वो क्यों है। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो बाहर उसमें 80S राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, बट दो खास स्ट्रक्चर होते हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिनके जो अंदर राइबोसोम्स होंगे, एक तो इनके अंदर राइबोसोम होंगे, दो ही ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये खुद की प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। इसी वजह से हम इन्हें हाफ इंडिपेंडेंट मतलब सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, खुद के प्रोटीन्स बनाने वालों को। अब 70S राइबोसोम्स का फंडा ये है कि जो हमारा एंडो सिम्बायोंट थ्योरी होता है वो क्या होता है, एक बड़ा सेल था, उसने इस छोटे वाले सेल को जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी बना रहा था उसको एनगल्फ कर लिया। दोनों ने आपस में एक डील बनाई कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, मैं तुमको एनर्जी दूंगा, तुम मेरे को फूड दो। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का जन्म हुआ, दो डिफरेंट सेल्स, क्योंकि यहाँ पर बाहर वाला जिसने एनगल्फ किया था वो एक यूकैरियोटिक सेल था
बट उसने जिसको एनगल्फ किया था वो एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर था, इस वजह से उसके अंदर वाले राइबोसोम्स 70s होते हैं। तो ये थी आपकी छोटी सी एंडोसिम्बायोट की थ्योरी, जो कि एक स्टोरी टाइम था। ओके, तो यहाँ पर हमारे राइबोसोम्स यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, 70s हो जाएंगे। अगर हम बात करें इन स्ट्रक्चर्स की, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। अभी हमने सिस्टर में पढ़े थे, सिस्टर ने जो कि हमारे गोल्जी वगैरह में प्रेजेंट है, और क्रिस्टे में कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर क्रिस्टे क्या हो गए, इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के, उसे हम बोल रहे हैं क्रिस्टे बच्चों, ठीक है। जो एंजाइम्स जो एसोसिएटेड होंगे किससे, मेम्ब्रेन से, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से, वो एंजाइम्स भी इन मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, एनर्जी मैन्युफैक्चर होगी जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से होती है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिक्वायर्ड एंजाइम्स होंगे वो यहाँ पर भरे होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि डिविजन कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वो भी बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव तरीके से होता है, जो कि है फिजन। तो यहाँ पर फिजन हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, ऐसे दो डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए जाएंगे। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल फिजन होता है फॉर डिविजन। और यहाँ पर हमें पता है ये तो पावर हाउस तो है ही, ठीक है। अगर हम आगे फर्दर डिस्कस करें, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा होता है, ऐसा ही दूसरा होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम बोल रहे हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मतलब बहुत तरीके के क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिक सब्सटेंस कंटेन करने वाले स्ट्रक्चर्स। अब ये प्लास्टिड डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे हम 3 टाइप के डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हो गया हमारा मोस्ट फेमस क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट अलॉन्ग विद सम कलरफुल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स। इस वजह से इसका क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए ग्रेनिश इन कलर होता है। और यही रिस्पॉन्सिबल है फोटो जो सिंथेसिस है, मेन सिंथेसिस ऑफ फूड, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, जो बेसिस है एंटायर फूड चेन, फूड साइकिल्स का, वो ये क्लोरोफिल ही है, वो ये क्लोरोप्लास्ट ही है। तो ये सबसे पहले हो गए हमारे क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये कलरफुल हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम इसे क्रोमोप्लास्ट बोल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या हो सकते हैं, कुछ ल्यूकोप्लास्ट हो सकते हैं जो कि कलर में कलरलेस होंगे, और इनका फंक्शन क्या होगा, कुछ क्रोमेटेड सब्सटेंस कंटेन करना नहीं, कुछ स्टोरेज का होगा। तो यहाँ पर ये स्टोरेज के लिए यूज किए जाएंगे। क्या स्टोर कर रहे हैं उसके बेसिस पे इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, जैसे कि एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करने वाले हमारे ल्यूकोप्लास्ट होंगे, अमाइलोप्लास्ट हमारे स्टार्च को स्टोर करने वाले प्लास्टिड्स होंगे, और एलियोप्लास्ट मतलब ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करने वाले हमारे ल्यूकोप्लास्ट होंगे। तो ये हो गए स्टोरेज वाले प्लास्टिड। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो एक तो ऑब्वियसली प्लांट्स में प्रेजेंट हो सकता है और यूग्लिनोइड्स में भी प्रेजेंट होता है। अगर हम लेंथ की बात करें तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो लेंथ होगी 5 से 10 माइक्रोमीटर और जो विड्थ है वो होगी 2 से 4 माइक्रोमीटर। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा। अब जो स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, किसी भी सेल के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर अगर कुछ लिक्विड सेमी फ्लूइड भरा है, हम उसे साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा हुआ है, हम उसे मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर क्लोरोप्लास्ट में भरा हुआ है तो बच्चों हम उसे स्ट्रोमा बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रोमा इज द सेमी फ्लूइड लिक्विड जो भरा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन हो गए, ये हो गया हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब कुछ खास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो कि है हमारी फोटोसिंथेसिस की बेसिक यूनिट, जहां पर हमारा सारा पिगमेंट वगैरह, क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। यही हमारे फोटो सिस्टम वगैरह भी बनाते हैं, जो हम आगे जाकर फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसे हम अगर एक सिंगल वाला बैटरी जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो होगा हमारा थाइलेकोइड। और ये एक दूसरे पे, ये जो सिक्के हैं ये हमारे एक दूसरे पे अरेंज हो गए, उन्होंने क्या बना दिया, हमारा बैटरी स्ट्रक्चर बना दिया। तो हम इसे ग्रेना बोल देंगे। तो अटैचमेंट
एक एक करके स्टैक करके जो स्टैकिंग ऑफ थाइलेकोइड हुआ उसे हम ग्रेना बोल रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रेना एक दूसरे से अटैच भी हो सकते हैं जो कि लेमेला के थ्रू होगा। तो जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेना को अटैच कर रहा है उस स्ट्रक्चर का नाम हो गया ग्रेना। और ल्यूमिन हमारे जो थाइलेकोइड के अंदर वाला जो स्पेस है उसको हम ल्यूमिन बोल दे रहे हैं। तो थाइलेकोइड के अंदर भी स्पेस प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की जो कि है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल का जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वो ज्यादा परमिएबल होता है देन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था नीट 2024 से। ठीक है, तो आई होप ये वाला पूरा पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है। अगर हम बात करें ये खास फीचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारे PYQs से उठाया गया है, जो कि एक तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। हाँ जी, बिल्कुल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होगा। हाँ जी, इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होगा जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा। अगेन 70S राइबोसोम होंगे। तो वही एंडोसिम्बाइंट थ्योरी की वजह से हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारा नीट 19 में आया था। ठीक है, उसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन क्या ये है? इनर मेम्ब्रेन क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा? इनर मेम्ब्रेन हमारा कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्ट्रोमा को, जो कि सेमी फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेगा किसको? इन थाइलेकोइड्स को। ठीक है, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर क्लोरोप्लास्ट। तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट पूरा, जो कि एक टाइप का बहुत खास वाला प्लास्टिड था। अब हम आ गए बच्चे स्ट्रक्चर्स पे, किसके? साइटोस्केलेटन पे। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड ही कर रहा है, उसके अलावा मोटिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या होगा बच्चे? इंटरकनेक्टेड प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह वगैरह। तो ये आपस में बहुत सारा इंटरकनेक्ट होकर हमें एक नेटवर्क देंगे पूरा, वो सेल के अंदर बिछा होगा वो पूरा नेटवर्क। अगर हम बात करें कि इसका फंक्शन क्या क्या है, तो ये शेप मेंटेन करेगा। हाँ जी, उसके अलावा मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा और मोटिलिटी भी कराएगा। मोटिलिटी कैसे कराएगा? अगर ऐसे जाल बिछा हुआ है जैसे कि हमारा सड़क का जाल होता है तो उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वैसे ही कार्गो, जैसे कार्गो हमारे ट्रक वगैरह होते हैं, वैसे ही इन साइटोस्केलेटन को रोड समझ लो और कार्गो कुछ प्रोटीन्स होती है उसको हमारे ट्रक वगैरह समझ लो। तो इसी तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है साइटोस्केलेटन के थ्रू। अगर हम बात करें कुछ खास वाले साइटोस्केलेटन्स का, तो वो है हमारे सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया एंड फ्लैजिला कुछ खास मोटाइल, दैट इज मोशन, लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं जो सेल्स को, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला के बीच में अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो सीलिया हमारे न्यूमरस होंगे, मतलब बहुत सारे होंगे, छोटे छोटे होंगे बच्चों, एंड दे वुड वर्क एज ओर्स। ओर्स मतलब जैसे चप्पू चलता है नाव का, उसी तरीके से चप्पू की तरह ये प्रेजेंट होंगे। और अगर हम बात करें कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मूवमेंट के लिए। मूवमेंट कैसे? जैसे कि एक सेल है उसके ऊपर ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, तो या तो वो सेल को आगे भेज दें, या अगर वो किसी लिक्विड में सेल प्रेजेंट है और चप्पू की तरह ऐसे ऐसे चल रहा है तो वो क्या कराएगा? वो फ्लूइड को पीछे धकेल देगा और सेल को आगे बढ़ा देगा। तो इस वजह से दो तरीके से मूवमेंट करा सकता है, या तो सेल को ही मूवमेंट करा दे उठाकर, या फिर सराउंडिंग के फ्लूइड को पीछे भेज के सेल को आगे भेज दे। तो ये हो गए सीलिया। ऑन द अदर हैंड ये वैसे न्यूमरस हो सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं, बट फ्लैजिला एक दो ही काफी होते हैं, मतलब लॉन्गर है और लेस होंगे नंबर में। ये अगेन सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसे ऐसे मूवमेंट करके। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला वाला पार्ट। अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे कि एक फ्लैजिला है उसको हमने काट दिया तो हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन जो बना उसको अगर हम डिस्कस करें तो बच्चे सबसे पहले ये ऑब्वियसली रैप्ड होगा बाय अ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन सराउंड इसको करेगा। उसके अंदर हमारे क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स हैं। और वो कैसे अरेंज होते हैं? वो बहुत खास तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे कि ये हो गए कुछ डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ये कितने डबलेट्स होते हैं टोटल? ये माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स जो कि पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, पेरिफेरल है, वो होंगे टोटल 9। उसके अलावा दो सिंगलेट हमारे माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं जो कि बीचों बीच प्रेजेंट होंगे, दैट इज अ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि होंगे नंबर में 2। टोटल हो गया 9+2 अरेंजमेंट। तो किसी भी फ्लैजिला और सीलिया का ट्रांसवर्स सेक्शन काटो तो हमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट मिल जाएगा बच्चों। अगर हम बात करें कि बाकी स्ट्रक्चर्स क्या है, जैसे कि एक डबलेट को दूसरे डबलेट से कनेक्ट करता है इंटर डबल ब्रिज। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें
जो बीच में शीथ प्रेजेंट होती है उसे हम सेंट्रल शीथ बोल रहे हैं, और इस सेंट्रल शीथ से कुछ रेडियस जैसे स्ट्रक्चर्स इसको कनेक्ट करेंगे जिसे हम रेडियल स्पोक बोलेंगे। तो ये हुए हमारे रेडियल स्पोक्स। ओके बच्चों, तो ये वाला पार्ट था पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजुला का। अगर हम कुछ खास चीजें बात करें, जैसे कि ये कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हाँ जी, और ये बेसल बॉडी से निकलता है और ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेंट्रियोल्स वगैरह की फर्दर, आप सेंट्रियोल्स आ ही गए हैं तो इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंट्रियोल्स का भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो बेसल बॉडी होता है हमारा फ्लैजुला का, वो कौन देता है, ये सेंट्रियोल्स देते हैं। तो दे वुड फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजुला एंड सिलिया। ऑन द अदर हैंड वो जो स्पिंडल फाइबर होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ऐसे ऐसे करके, अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे ऐसे करके जो सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल अपैरेटस बनता है जिसमें ये इंडिविजुअल स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वो भी इन्हीं माइक्रो सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल से बने होते हैं। तो अगर हम डिस्कस करें स्ट्रक्चर, तो ये है एक पूरा हमारा सेंट्रोसोम जिसके अंदर क्या अरेंज होंगे, 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर 2 सेंट्रियोल्स कैसे प्रेजेंट होंगे, परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे एक दूसरे से ऑन एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा 2 सेंट्रियोल्स के बीच में। और हमने जैसे स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में ही डिस्कस कर लिया था एक खास बात इनके बारे में कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स सेल कौन से सेल में बनाएंगे, ये एनिमल सेल में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर इसकी प्रेजेंस एनिमल सेल में ही होगी। तो ये जो हमारा बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके बीच में क्या आएगा, एक पेरीसेंट्रियोलर स्पेस बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे सेंट्रोसोम बना दिया जाएगा। तो ये टोटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, एक सेंट्रोसोम कहलाएगा। अगर हम अंदर से देखें, जैसे कि हमने फ्लैजुला एंड सिलिया में माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट देखी थी, उसी तरीके से उसमें डबलेट था, इसमें ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है। टोटल पेरिफेरल पे यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 9 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पेरिफेरी पे 9, बट बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इंस्टेड कुछ खाली से प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे हम प्रोटीन हब बोल रहे हैं, जो कि हो गया हमारा सेमी, जो है हमारा सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब, ठीक है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट हो गई बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वो हो गई 9+0, मतलब सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इंस्टेड प्रोटीन है। और इसे हम कार्ट व्हील अरेंजमेंट भी बोलते हैं क्योंकि कार्ट व्हील जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमने सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स भी अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा सेंटर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, जो कि सब हमारे फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म वगैरह को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो वो है हमारा न्यूक्लियस बच्चों। तो अगर हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा खास, जो कि ये क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन कुछ नहीं है, क्रोमोसोम्स ही जब खुले खाले ढीले ढाले रेस्टिंग स्टेज में प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग इंटरफेज स्टेज, तो हम उसे क्रोमेटिन बोल देते हैं। और ये जो क्रोमेटिन है, इसमें 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल पार्ट्स होते हैं। एक तो हो गया न्यूक्लियो, दूसरा हो गया प्रोटीन। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या फिर आरएनए। प्रोटीन मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स या फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन जैसे प्रोटीन्स, जो कि जब कंडेंसेशन का रिक्वायरमेंट होगा ड्यूरिंग डिवीजन, माइटोसिस या फिर मियोसिस, तो कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाएगा हमारे क्रोमोसोम्स को। तो ये कंडेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, दैट इज पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन कराएगा। तो अगर हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस का, डबल मेम्ब्रेन होता है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन होगा, और जो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जब फ्यूज हुए आपस में तो कुछ पोर्स बन गए। इन पोर्स को हम बोल रहे हैं बच्चे न्यूक्लियर पोर्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स आ गए, जो कि हमारे नीट 2021 का अगेन क्वेश्चन आया था। अगर हम बात करें और क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो बीच में क्रोमेटिन ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा क्रोमेटिन आ गया बच्चों, और इस क्रोमेटिन में क्या क्या हो सकता है, ऑब्वियसली डीएनए, आरएनए, उसके अलावा हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। जैसे कि ग्रीन वाला हो गया हमारा डीएनए, हमारा ब्लू वाला पार्ट हो गया थोड़ा सा आरएनए, कुछ पर्पल वाले हो गए हिस्टोन प्रोटीन्स, कुछ पिंक वाले हो गए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्रोमेटिन। उसके अलावा एक खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है, एक या फिर बहुत सारे, जो कि न्यूक्लियोलस, जो कि एक बहुत ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर है, जहां पर एक खास स्ट्रक्चर बनता है जो कि आरएनए, जो कि हमारे राइबोसोम्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस बच्चों। तो ये जो इनर हमारा न्यूक्लियोलस बीच में प्रेजेंट होगा, जो कि मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स है और डेंस है, और ऑब्वियसली आरएनए बनाता है, आरएनए फैक्ट्री है। अब एक बात है कि यहाँ पर क्रोमेटिन
क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन को चाहिए बहुत सारे प्रोटीन, किसके लिए? पैकेजिंग के लिए। प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? प्रोटीन्स तो न्यूक्लियस के बाहर बनते हैं, क्योंकि वही RER पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें कि न्यूक्लियर एनवलप के थ्रू मेजर जो तो दो चीजें कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है, एक तो क्योंकि अंदर रिक्वायरमेंट है तो प्रोटीन्स अंदर आएंगी, और क्योंकि हमारे न्यूक्लियोलस में RNA बन रहा है तो न्यूक्लियस से बाहर RNA बाहर भेज दिया जाएगा, कि वहीं तो बाहर जाके इसको राइबोसोम बनना है। तो ये हमारा कांस्टेंट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चलता रहता है। उसके अलावा ये जो बीच में स्पेस है इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के, इसे हम बोल दे रहे हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस बच्चों, और ये साइज में 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। और ये था आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पे? नीट 2021 में। तो इसी के साथ हमने पूरा न्यूक्लियस का अच्छे से स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारे इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, खुला खाला ढीला ढाला प्रेजेंट है, ऐसे ही लेजी, जैसे घर पे कोई नहीं आता तो आप बिल्कुल ऐसे घर वाले कपड़ों में पड़े रहते हैं, बट जैसे ही कोई बाहर से गेस्ट आ रहा हो, आपको बाहर जाना हो, आप एकदम सज जाते हैं। उसी तरीके से इंटरफेस जो इसका रेस्टिंग स्टेज है, उसमें पूरा ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल खुला खाला ऐसा ही प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही इसका आता है खास टाइम, जो कि थोड़ा सा है हमारा डिवीजन वाला टाइम, माइटोसिस मियोसिस M फेज, उस टाइम ये पूरा कंडेंस होकर एकदम सुंदर सुंदर बन जाएगा। यहाँ पर हमारा क्रोमोसोम जो कंडेंस्ड फॉर्म में होगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम में, तो अगर हम जैसे बात करें, 2 आर्म्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पर ये 2 आर्म्स क्या कहलाएंगी? क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्रोमेटिड, ये हो गया हमारा सेकंड क्रोमेटिड। और ये क्योंकि दोनों एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, इसे हम बोल दे रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है। उसके अलावा एक खास स्ट्रक्चर, एक खास कवरिंग, खास डिपोजिशन प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेंट्रोमियर, जिसे हम काइनेटोकोर बोल रहे हैं, जो कि एक प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है, प्रोटीनिशियस डिस्क है, जिसके ऊपर ड्यूरिंग द डिवीजन मियोसिस माइटोसिस के टाइम पे जब मेटाफेजिक प्लेट पे ये सारे क्रोमोसोम अरेंज होंगे, तो यहाँ पर आकर चिपक जाएगा स्पिंडल फाइबर, और उसी के साथ इसका डिवीजन ऐसे सेपरेशन करा देगा। जो काइनेटोकोर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है स्पिंडल फाइबर के टाइम पे अटैचमेंट से। तो जो ये सेंट्रोमियर था बच्चों, वो था एक रेस्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ऐसे खुला खाला प्रेजेंट है हमारा क्रोमोसोम, फिर एक जगह बहुत ज्यादा डेंस हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन बन गया, वो हो गया हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि है सेंट्रोमियर। बट कुछ केसेस में एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी आ जाता है, ऊपर ऐसे टोपी, जैसे पोपली जैसी टोपी बन जाती है, इसे हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसका नाम है सैटेलाइट DNA। ठीक है, इसी के साथ हमने डिस्कस कर लिया है कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक ही टाइप का नहीं होता है, बहुत तरीके के, आप जैसे कपड़े पहनते हैं, बहुत तरीके से सजते हैं, उसी तरीके से बहुत तरीके के क्रोमोसोम भी बन सकते हैं। और किस पे डिपेंडेंट होता है? वो डिपेंडेंट होता है कि सेंट्रोमियर का पोजीशनिंग कहाँ पर है। अगर एग्जैक्टली ऑन द मेटाफिजिक प्लेट हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों जो आर्म्स हैं वो इक्वल बनेंगी। ऑन द अदर हैंड अगर टुवर्ड्स स्लाइटली एक साइड चला गया, तो यहाँ पर सब मेटासेंट्रिक हो गया, तो इसका नाम हो गया मेटासेंट्रिक, मतलब एग्जैक्टली मेटा प्लेट पे है, बट थोड़ा सा एक साइड हो गया, मतलब एक आर्म थोड़ा छोटा, एक आर्म थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक बोल देते हैं। और ये अगर कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा ही एक साइड हो गया, कुछ ज्यादा ही एक साइड पार्शियल हो गया, एक साइड कुछ ज्यादा ही छोटी इसने कर दी हमारी आर्म्स, और एक साइड बड़ी बड़ी आर्म्स, तो इसे हम मतलब टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द टर्मिनल बढ़ रहा है, इसे हम एक्रोसेंट्रिक बोल देते हैं। और एक तो बिल्कुल ही एंड पे जाकर अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो गया, बिल्कुल ही खत्म कर दी इसमें आर्म्स, तो हम इसे स्टीलोसेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो ये है हमारे 4 टाइप के क्रोमोसोम्स, जो कि किसके बेसिस पे है? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ खास स्ट्रक्चर्स की, जो कि हमारे माइक्रोबॉडीज, तो जितने भी टाइप के क्रोमोसोम्स हैं बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, नीट 21 में भी आ गया था, 19 में भी आ गया था, 18 में भी आ गया था, तो ये अच्छे से याद करके जाना है। अगर हम बात करें अब हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि है माइक्रोबॉडीज की, तो माइक्रोबॉडीज क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड हमारे छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, जिसमें कुछ खास एंजाइम्स होंगे। अब इसमें खास बात क्या है? खास बात है हमारे पेरियोक्सिसोम्स की। तो पेरियोक्सिसोम्स क्या है बच्चे?
पेरियोक्सिसोम्स ऐसे खास हमारे बॉडीज हैं, खास वेसिकल बॉडीज है जिनमें वो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज को किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर एंड ऑक्सीजन में कर देगा। तो हमें पता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारे सेल्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल केमिकल हो सकता है, बट ये जो पेरियोक्सिसोम्स हैं ये इसे बहुत सिंपलर केमिकल जैसे कि वाटर एंड ऑक्सीजन उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो ये काफी ज्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है। तो पेरियोक्सिसोम क्या है बच्चे, एक टाइप का हमारा माइक्रो बॉडी है जो कि वेसिकल्स है मेम्ब्रेन बाउंड जिसमें कुछ खास एंजाइम्स भरे होते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनिमल एंड प्लांट दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। और एक और टाइप का हमारा माइक्रो बॉडी जो कि ग्लाइकोक्सिसोम्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, और ये था आपका नीट 2021 का भी एक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो सम अप हो जाता है। आई थिंक हमने काफी क्विकली और कुछ आई थिंक 10 से 16 पेजेस में हमने क्या कर लिया है, आज का ये जो पूरा सेशन है, पूरा सेल बायो है, उसको एक माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ लिया है। अगर आपको ये माइंड मैप्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है नीट मार्वल्स का वो ज्वाइन करना होगा, वहां पर ये ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम कुछ खास और अच्छी बातें डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है कि हमारा जो फ्लैश सेल है वो लाइव है 50% ऑफ, जहां पर हमारे कुछ फ्लैश कार्ड्स वगैरह भी फ्री हैं। और अगर आपको ये सेल अवेल करना है तो आपको मेरा कोड यूज करना होगा जो कि है tan18। तो अगर आप मैम का कोड जो कि है tan18 यूज करेंगे तो आपको इतना अच्छा सेल मिलेगा जहां पर आपको 50% ऑफ मिल रहा है नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन पे, उसके अलावा फ्लैश कार्ड्स वगैरह भी मिल रहे हैं। ठीक है, कब, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं। तो यहाँ पर हो गई हमारी जो सेल है वो 12 AM पे खत्म भी हो जाएगी। अगर हम बैचेस की बात करें तो बच्चे फिनिक्स ऑल स्टार बैच तो है ही हमारे एक नॉर्मल प्राइस पे, उसके अलावा क्या क्या है, उसके अलावा हमारे पास टीन टाइटन्स है, उसके अलावा हमारे पास है निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच। ये सब बैचेस बहुत ही ज्यादा किस पे है, नॉर्मल प्राइस पे है, तो आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो है ही। तो इसी के साथ बच्चों हमने आज का सेशन जो है वो सम अप कर लिया है, हमने सेल बायो अच्छे से पढ़ लिया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप नेक्स्ट सेशन के साथ जल्दी ही आएंगे। उसके लिए आपको करना होगा इस सेशन को लाइक एंड शेयर, एंड जो टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में उसको भी ज्वाइन करना होगा। अगर आपको ये सारे माइंड मैप्स चाहिए रिवीजन के लिए तो आप टेलीग्राम का लिंक जो पड़ा है डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना नीट मार्वल्स को। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।